हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। और जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर का जो है लास्ट मॉक रहने वाला है और इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए मास्टर मॉक। इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। तो एक बार कंफर्म करेंगे सभी, बिल्कुल वॉइस मेरी प्रॉपर है। आ जाइए भाई सभी लोग। किस किस का 300+ मॉक में आ रहा है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। राम राम। देव सिंह राजपूत, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे भाई सभी को। आ जाओ भाई जल्दी से, क्लास को करेंगे हम लोग स्टार्ट। और आज रहने वाला है लास्ट मॉक। जैसा कि हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि स्टार्टिंग में 10 मॉक लगभग करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा आवश्यकता थी नहीं, ठीक है ना। तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आज एक ही मॉक में इसको जो है वो कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू किया जाए। बताइए भाई कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आशीर्वाद, बिल्कुल आशीर्वाद भाई हमेशा ही है, आपके कहने से पहले ही आशीर्वाद है, ठीक है। गुड आफ्टरनून। चलो भाई शुरू किया जाए। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज रहने वाला है हमारा मॉक, थोड़ा स्पीड के साथ आज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो हैं देखिए रिपीट होंगी, नो डाउट। लिमिटेड सिलेबस है तो उसको बार बार एक बार रिवीजन में हो जाए और कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको दे दिए जाएं, ठीक है। तो उसको आप एक शानदार रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मोस्टली करना क्या है आपको, अगर जो लोग अभी नए हैं, तो जिन्होंने अगर हम लोगों ने 1 to 6 मॉक किए हैं पहली बार, ठीक है। 6 मॉक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं, ये 7वां था, लेकिन यही अब क्या बन गया, लास्ट मॉक बन गया। तो मॉक हम लोगों ने टोटल कितने किए, 7 मॉक किए हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है पीसी बैच नाम से, ठीक है ना। तो इन सारे 7 वीडियोस को देख के जाना, ठीक। एक क्लास मैंने और ली थी जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, और वो क्लास थी कंप्यूटर वन शॉट, और वो क्लास थी कंप्यूटर वन शॉट बेस्ड ऑन PYQ, ठीक है। इस क्लास का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, इस क्लास को भी आप लोग देख कर जाएंगे। तो टोटल 7 और एक 8 क्लास जो हैं वो आपको पीसी बैच में अवेलेबल हैं। बाकी जो लोग इनरोल्ड थे पीसी बैच में, ठीक है, जिन्होंने पीसी बैच को कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, तो नो डाउट बहुत सारी चीज़ें जो है आसान से मैंने बताई हुई हैं। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपको एग्जाम में बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको देखने वाली है, ठीक है भाई। चलिए, तो स्क्रीन पर मिलेगा आपको आज का पहला क्वेश्चन। तो उम्मीद करेंगे ये सारी बातें जो है आप समझ गए होंगे। सर कंप्यूटर के अदर मॉक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं अच्छे से, इसके अलावा क्या करें? तो भाई देखिए आपको कहाँ मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस में जो है परेशानी हो रही, तो उसी सेक्शन का जो आप रिवीजन कर लीजिए तो बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि अब ये समय ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा जाए। आज तारीख हो गई है 12, ठीक है। आपके पास कुल 7 दिन है। 7 क्यों, 6 दिन है, 6वें दिन तो पेपर ही है, आप 5 दिन मान के चलिए। आपके पास सिर्फ 5 दिन है। इन 4 से 5 दिन में आप जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करिए, कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। जितनी भी क्लासेस को कराया गया है नोट्स से आप बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा। चलो बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, ये कह रहा है डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए जो वेटेज रहने वाला है एग्जाम में, मैं एक चीज आपको यहां पर थोड़ा कर दूं। जो आपका MS ऑफिस है, ठीक है, आपने देखा होगा CHSL मेंस में एक भी क्वेश्चन MS ऑफिस से नहीं आया था, ठीक है। आपने अगर देखा हो, शायद अगर मैं सही हूं जहां तक, ठीक है, एक भी क्वेश्चन MS ऑफिस से नहीं मिला। तो MS ऑफिस से, और पिछली बार भी संभावना यही थी, तो MS ऑफिस में लगभग अगर मैं बहुत ज़्यादा हार्डली कोशिश करूंगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे MS ऑफिस में, जैसा पिछली बार का ट्रेंड था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक। बाकी आप जो नेटवर्क वाला पार्ट था, नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट हो गया,
ठीक है, शॉर्टकट्स हो गए, विंडोज एक्सप्लोरर वाला पार्ट हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको मोस्टली मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब में कंप्यूटर से डर क्यों लग रहा है भाई, अगर आपने हमारे साथ लगातार पढ़ा होगा तो डरना नहीं है। चलो जल्दी से बताएंगे भाई, सभी का आंसर आ चुका है। देखिए जब भी आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स की बात करते हैं, यानी कि तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, आपको कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा। ठीक, कंट्रोल पैनल पे जाने के लिए आप विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आर प्रेस करने पर रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस रन डायलॉग बॉक्स में आपको टाइप करना होगा कंट्रोल। ठीक है, जैसे कंट्रोल टाइप करेंगे आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आपका कंट्रोल जो है वो कंट्रोल पैनल जो है ओपन हो जाएगा। ठीक, यहीं से मैं आपको बात बता दूं, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए अगर आपको प्रेस करना हो तो आप F1 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, टास्क बार रन, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, अब देखिए जब आप ओपन कर चुके होंगे कंट्रोल पैनल तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके का। तो इस कंट्रोल पैनल को जब आप ओपन करोगे तो यहां से आप क्या किसी भी आप अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हो। आपके हार्डवेयर या साउंडवेयर को आपको चेक करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि प्रिंटर को अगर आपको कस्टमाइज करना है, ठीक है ना, प्रिंटर को आपको ऐड करना है, तो यहां से हार्डवेयर एंड साउंड वाले सेक्शन में आप प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, यूजर अकाउंट, ईज ऑफ एक्सेस, क्लॉक एंड रीजन, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, ये सारे लिस्ट जो है वो आपको कंट्रोल पैनल जब आप ओपन करोगे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग, अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो उनसे रिलेटेड जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, है ना। टेक्स्ट बुक के रिवीजन, अरे भाई वो बात की बात करते हैं ना डिस्कस। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो, अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। कह रहा है ट्रोजन लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, सम ट्रोजन्स क्रिएट बैकडोर्स टू गिव malicious यूजर्स एक्सेस टू द सिस्टम, ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स। फिर कह रहा है ट्रोजन स्प्रेड्स थ्रू यूजर इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग एंड ईमेल अटैचमेंट। देखिए ट्रोजन जो है वो कैसा होता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है एंड इन्फेक्ट करता है अदर फाइल्स को। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। अब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ट्रोजन लुक्स लाइक अ लेजिटिमेट, बिल्कुल लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होता है। अब आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान देना। सम ट्रोजन्स क्रिएट बैकडोर्स टू मैलिशियस यूजर्स एक्सेस टू द सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स, ठीक है, यही है क्या आपका इनकरेक्ट है। ट्रोजन स्प्रेड्स थ्रू यूजर इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोडिंग और एग्जीक्यूटिंग फाइल, और अगर कोई ईमेल से आपका कोई इन्फेक्टेड अटैचमेंट किसी ने भेज दिया, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आपके साथ समस्या हो सकती है, समस्या घट सकती है। वॉर्म्स जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है, ट्रोजन नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। आंसर आपका क्या होगा, इस लिहाज से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, अब देखो इससे रिलेटेड चीजें जो है वो हम एक बार स्पीड के साथ कर लेते हैं। अगर हम वायरस की बात करें, वायरस के फुल फॉर्म की वायरस की बात करें तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है ना, फुल फॉर्म वायरस की आप पूछ लीजिएगा सर क्वालिटी बढ़ाइए। ठीक है, आप अपने फोन से क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, वायरस की बात करूं, वायरस इज ए काइंड ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम विच व्हेन एग्जीक्यूटेड, अगर कोई एग्जीक्यूट हो जाता सिस्टम में तो रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है उसके कोड को। ठीक है, तमाम सारी फाइल्स को ये क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ वायरस की बात करूं, बूट सेक्टर वायरस क्या है आपका, बूट सेक्टर वायरस, ये क्या करता है, इट इज ए टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क, मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ अ हार्ड डिस्क, यानी कि जो फ्लॉपी डिस्क का जो बूट सेक्टर एरिया होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क का जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है जिससे बूटिंग होती है किसी भी फाइल को प्रोसेसिंग करने के लिए, तो उसी को ये इन्फेक्ट कर देता है। दैट वन इज बूट सेक्टर वायरस, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात करें डायरेक्ट एक्शन वायरस, कह रहा when a virus attaches itself directly to a .exe or .com file and enters the device, its execution is called direct action virus, यानी कि किसी फाइल के साथ उसको एग्जीक्यूटेबल बना दिया गया है, वो डायरेक्ट इंस्टॉल करने पर क्या होगा, वो
इंस्टॉल्ड हो जाएगा मेमोरी में और चुपचाप से अपने आप को क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा। इसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट वायरस। क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट वायरस। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तीसरा आता है आपका रेजिडेंट वायरस, ठीक है। अ वायरस दैट कैन एक्सेस कंप्यूटर मेमोरी एंड सिट डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब बिल्कुल ही गुप्त रूप से, ठीक है, शांत, जो शांत ज्वालामुखी होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था डोरमेंट वोल्केनोस, उसी तरीके से, मतलब चुपचाप से शांति से अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। अ पेलोड इज डिलीवर्ड इज कंसीडर्ड अ रेजिडेंट वायरस। दिस वायरस कैन इजीली इन्फेक्ट अदर फाइल्स बिकॉज इट इज हिडन इन द मेमोरी एंड इज हार्ड टू रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। यानी कि अपने आप को छुपा के रखता है ये और फाइल्स को क्या करता रहता है, इन्फेक्ट करता रहता है। मल्टी पार्टी वायरस की बात करें, वायरस विच कैन अटैक बोथ, दैट वन इज द बूट सेक्टर एंड द एग्जीक्यूटेबल। जितनी भी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं या बूट सेक्टर होता है आपका मेमोरी का, तो उसको ये इन्फेक्ट करता है, दैट वन इज मल्टी पार्टी वायरस। क्लियर। ओवरराइड वायरस की बात करें, ओवरराइड वायरस कैन कंप्लीटली रिमूव द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड रिप्लेस इट विद द मैलिशियस कोड। ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड रिप्लेस द मैलिशियस कोड, दैट वन इज ओवरराइड, यानी कि अपने वर्ड से ही क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस, स्प्रेड थ्रू स्पैम एंड इन्फेक्टेड वेबसाइट। ठीक है, तमाम लोग बहुत सारा स्पैम करते हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस आर फाइल इन्फेक्टर्स which are complex and tough to detect। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए फाइल इन्फेक्टर वायरस है। इट फर्स्ट इन्फेक्ट अ सिंगल फाइल, पहले क्या करेगा, एक फाइल को इन्फेक्ट करेगा और वही फिर एक इन्फेक्टेड फाइल जो होती, पूरे के पूरे प्रोग्राम, पूरी की पूरी फाइल्स को क्या करेगा, इन्फेक्ट करता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात है आपका स्पेस फिलर। इट इज अ रेयर टाइप ऑफ वायरस विच फिल्स इन द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ अ फाइल विद वायरस। यानी कि फाइल में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसके अंदर जाके बैठ जाता है। इसका नाम ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज कैविटी वायरस, दैट वन इज स्पेस फिलर वायरस। नेक्स्ट है आपका मैक्रो वायरस, अ वायरस रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज एज अ यूजर इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन आपका बना है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन बना है, जिस कोड में उस एप्लीकेशन को बनाया गया है उसी कोड में इस वायरस को अपने अंदर उसी लैंग्वेज में उसको, देखो वायरस भी एक क्या है, वायरस भी आपका एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, वायरस भी एक क्या है, आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही तो है, सॉफ्टवेयर कोडिंग ही तो होती है। ठीक है, जो आपके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कोड को क्या करती है, इन्फेक्ट करती है, दैट वन इज मैक्रो वायरस। अब जो हम लोगों ने पढ़ा था कि वायरस जो है बेसिकली एक वायरस पढ़ लिया, अब दूसरा आता है मालवेयर, है ना। मालवेयर में देखो क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला आता है वॉर्म्स, ये आपको खूब पूछा जाता है, एक बार इकट्ठा सारे एक साथ पढ़ लेंगे। अब वॉर्म्स आपसे पूछ लिया था, वॉर्म आर, देखो ये याद कर लेना, वॉर्म कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट करते रहते हैं अपने आप को, एंड इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर विद ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है ना, जैसे जैसे सिस्टम जो है, कोई आपने फाइल डाउनलोड कर ली, ठीक है, किसी के साथ अटैचमेंट में वो ऐड हुआ, तो वॉर्म बेसिकली क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करता रहेगा और सिस्टम में अंदर बैठकर सारी चीजों को डिस्टर्ब करता रहेगा। यूजुअली डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट वर्क फाइल्स। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिएगा, माईडूम, एसक्यूएल स्लैमर, स्टॉर्म, वॉर्म, डीयूकी, स्टक्सनेट। अगला आता आपका रैंसमवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से पिछली साल एक क्वेश्चन पूछा गया था। रैंसमवेयर क्या करता है, यानी कि नाम से ही क्लियर है कि रैंसम यानी कि फिरौती, यानी कि मनी। आपके कंप्यूटर में अगर इस रैंसमवेयर को भेज दिया गया, यानी कि किसी भी तरीके से आपका रैंसमवेयर से अटैक हुआ है, तो क्या करेगा, जो भी रैंसमवेयर जिसने भेजा होगा वो आपके सिस्टम को क्या कर देगा, लॉक कर देगा। ठीक है, फिर वो कहेगा हमको इतने डॉलर चाहिए या इतने क्रिप्टो करेंसी चाहिए या इतने पैसे चाहिए, तब आपका सिस्टम जो है वो चलेगा, अनलॉक होगा। ठीक, तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। दैट वन रैंसम लॉक्स और इनक्रिप्ट फाइल्स और डिवाइसेस एंड फोर्सेस विक्टिम्स टू पे, याद रखिएगा, टू पे अ रैंसम इन एक्सचेंज फॉर री एंट्री। यानी कि उस सिस्टम में एंट्री पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। दैट वन इज रैंसम। अब इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल इसके पूछ लिए जाते हैं, तो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था इससे कि क्रिप्टो लॉकर इज अ काइंड ऑफ मॉलवेयर, तो वो क्या था, रैंसमवेयर था। ठीक है, तो याद रखिएगा, एड्स ट्रोजन है, वानाक्राई है, पेटा है, बैड रैबिट है, टेस्ला, लॉकी, जिग्सा सर्वर, ये तमाम सारे एग्जांपल्स हैं किसके, रैंसमवेयर के। ठीक,
चलिए क्वेश्चन अगला देखो, बॉट्स आता है। अ बॉट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर दैट स्प्रेड इटसेल्फ टू अदर डिवाइसेस क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ बॉट्स और अ बॉटनेट। वंस इन्फेक्टेड डिवाइसेस परफॉर्म ऑटोमेटेड टास्क। देखो आप कुछ बॉट जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, ठीक है। अब कुछ बॉट जो हैं वो आपकी मालवेयर में भी इंक्लूड हो जाती हैं, है ना। कुछ आपके एप्लीकेशन अच्छे होते हैं, कुछ एप्लीकेशन खराब, यानी कि वही आपके वायरस वाले हो गए। तो जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ये भी मालवेयर है, ठीक। ये क्या करता है, सिस्टम में जाके अपने आप को स्प्रेड करता है, दूसरी डिवाइसेस को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। बॉटनेट्स आर ऑफन यूज्ड इन डीडीओज अटैक, ठीक है। डीडीओज अटैक को में भी इसका यूज किया जाता है बॉटनेट का। दे आर ऑल्सो कंडक्ट की लॉगिंग एंड सेंड फिशिंग मेल्स, तो याद रखिएगा बॉट्स को भी। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स, इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रोजन हॉर्स भी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मालवेयर दैट डिस्गाइजेस इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू गेन एक्सेस टू अ यूजर्स डिवाइस एंड परफॉर्म मैलिशियस एक्शन। यानी कि किसी भी तरीके से उसने अपने सिस्टम में एक्सेस लिया और फाइल्स को क्या करेगा, स्टील करेगा, चुरा लेगा, स्पाई करेगा क्या क्या अंदर अंदर हो रहा है, ठीक है। एंटीवायरस को डिसेबल कर देगा, डाउनलोडिंग मालवेयर को डाउनलोड करने में हेल्प करा देगा, ठीक है। कंप्यूटर को हाईजैक कराने में, फाइल्स को डिलीट करने लगेगा। तो दैट वन इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक तरीके का क्या है, मालवेयर है, ठीक है ना, एक तरीके का मालवेयर है, याद रखिएगा। की लॉगर इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा भी गया था। यानी कि ये भी एक तरीके का मालवेयर है। अगर ये आपके सिस्टम में आ जाता है, जो भी की आप प्रेस करते रहे तो ये इसकी निगरानी करता है, ठीक है। ये इसकी निगरानी करता रहता है कि कौन कौन सी की प्रेस की जा रही है। रिकॉर्ड व्हाट अ पर्सन टाइप्स ऑन अ डिवाइस। जो भी पर्सन कोई भी की प्रेस करेगा उसका ये रिकॉर्ड रखता रहेगा और अपने बैकएंड के सर्वर को भेजता रहेगा। बात समझ में आ रही। सपोजेड अगर आपने किसी सिस्टम पर कुछ परचेस कर रहे हो, कुछ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल रहे हो, कुछ यूजर नेम डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, तो की लॉगर क्या करेगा, आपके यूजर नेम को भी जान लिया, पासवर्ड को भी जान लिया, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी जान ली, ठीक है। तो इस तरीके से की लॉगर ये काम करता है, क्या, की का रिकॉर्ड रखने में। चलिए भाई आगे आता है आपका रूट किट्स। अ रूट किट अलाउ समवन टू मेंटेन कमांड एंड कंट्रोल ओवर अ कंप्यूटर विदाउट द कंप्यूटर यूजर ओनर नोइंग अबाउट इट। यानी कि कंप्यूटर के ओनर को पता ही नहीं होगा, उसके बावजूद भी कंट्रोल जो है वो किसी कमांड के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। दैट वन इज रूट किट, याद रखिएगा। स्पाईवेयर इंस्टॉलिंग इटसेल्फ ऑन अ डिवाइस विदाउट समवन्स कंसेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एडिकेट नोटिस। किसी भी बिना किसी जानकारी के अगर आपके सिस्टम की निगरानी की जा रही है, दैट वन इज spyware. Once installed, it can be monitor online behavior, collect sensitive information, change device settings and decrease device performance. इसका काम होते हैं spyware के। Fileless malware, this type of cyber attack broadly describes malware that doesn't rely on files like an infected email attachment to breach a network. ठीक है, किसी भी फाइल के साथ में किसी भी मालवेयर को अटैच कर देना, किसी अटैचमेंट के साथ में बेसिकली ईमेल में बहुत ज्यादा होता है। एडवेयर इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी आप सपोज किसी साइट पर आप विजिट कर रहे हो, सर्फिंग कर रहे हो, ठीक है। सर्फिंग करते करते आपने सर्च किया कि मुझे आज एक शूज खरीदना है, ठीक है, मुझे आज एक शूज खरीदना है। तो शूज से रिलेटेड जो ऐड जो है वो आपको भर भर के दिखने लगेंगे। जब तक वो ऐड दिखते रहेंगे तब तक आप उस पर क्लिक नहीं कर दोगे या उसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। तो अब जैसे सपोज आपने उस पर क्लिक किया, हो सकता है वही ऐड जो है आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर ले जाए, वो वेबसाइट कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो सकता है वहां पर एक और में ऐड मिले, उस पर और क्लिक करने पर आपको वो फिर से किसी दूसरे यूआरएल पर जाए जो इफेक्टेड हो। बात समझ में आ रही। तो बिना किसी, जब भी आप सर्फिंग करते हो तो इस अनजान तरीके से किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचिए, ठीक है। तो एडवेयर हो गया। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। आई थिंक सारी चीजें जो है वो जो भी पूछा जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द। आपसे एक क्वेश्चन जो है वो रजिस्टर्स के टाइप्स का भी पूछा गया था, हर शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसको भी करना जरूरी है। बताइए भाई, द इंस्ट्रक्शन दैट नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन। ऐसे इंस्ट्रक्शन जो तुरंत ही एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, यानी कि कुछ समय बाद होंगे या आगे चलकर होंगे, तो उनको जो है वो रजिस्टर में किस में रखता है, ठीक है। बिल्कुल आशीष बरीक ने सही जवाब दिया है। इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर यानी कि IBR
ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। देखिए इनके फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं, ठीक है, इनके फुल फॉर्म भी पूछेंगे तो बिल्कुल हल्के में मत लेना। MAR क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर CIR, ठीक है। अब रजिस्टर्स के टाइप्स के भी बारे में जान लेते हैं। बेसिकली रजिस्टर्स है क्या, ठीक है, ये एक टाइप की मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी है, जो एक्सेप्ट करती है, स्टोर करती है और ट्रांसफर करती है किसको? डेटा को, और इंस्ट्रक्शन देती है CPU को राइट वे में किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कराना है, एग्जीक्यूट कराना है। कुछ पॉइंट भी याद कर लेते हैं। ये टेम्पोररी स्टोरेज एरिया होता है CPU के अंदर, यानी कंट्रोल यूनिट के अंदर। ट्रांसफरिंग द डेटा इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर, इट इज अ स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ठीक है। कैश मेमोरी से भी फास्ट होती है कौन? रजिस्टर मेमोरी। पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी लोकेटेड इन द CPU एज अ फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर मेमोरी 1632 में 6 बिट इन साइज होता है। इट टेम्पोरली स्टोर्स डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, ठीक है, दैट इज रिपीटेडली यूज्ड टू प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स टू द CPU। क्लियर हुआ? चलिए हिंदी वाले देख लेंगे। टाइप्स ऑफ रजिस्टर की बात करेंगे। देखिए करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है CIR, फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, प्रोग्राम काउंटर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, स्टैक कंट्रोल रजिस्टर, एक्यूमुलेटर हो गया, स्टैक फ्लैग हो गया, मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट की बात करें, MAR, PC, MBR, SCR और MDR, ठीक है, ये खूब पूछे जाते हैं, तो बारी बारी से एक एक करके देख लेंगे। सर कंप्यूटर में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, अभी तुमको यही नहीं पता है कि कंप्यूटर में कितने मार्क्स चाहिए पास होने, बताओ भाई इनको कोई। देखो भाई मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की बात करें, सबसे पहला हमारे पास आता है CIR, दैट इज करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नाम से ही क्लियर है, करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। अब देखिए इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड। अब देखो जो अभी ही होने वाली हैं एग्जीक्यूट, यानी कि करंट इंस्ट्रक्शन ही तो ऐसे होंगे जो एग्जीक्यूट होने वाले होंगे। बात समझ में आ रही है? द इमीडिएट इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम सिस्टम एंड फेच्ड एंड स्टोर्ड इन दीज रजिस्टर, दैट वन इज करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा, जो इंफॉर्मेशंस एग्जीक्यूट होने ही वाली हैं वो स्टोर करी जाती है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अगला आता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी कि MAR। ये भी अपने नाम से क्लियर है, यानी कि मेमोरी एड्रेस। ये क्या करता है? एड्रेस लोकेशन ऑफ मेमोरी स्टोर्ड इन द रजिस्टर। जो मेमोरी का एड्रेस होता है, यानी कि जो मेमोरी होगी उसका भी तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, उस एड्रेस को स्टोर करता है, दैट वन इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगला है आपका प्रोग्राम काउंटर, दैट इज PC। These registers are utilized in keeping the record of a program that is being executed or under execution. Suppose that जब आप कोई प्रोग्राम करवाते हो कहीं पर भी, तो आपके पास पूरा प्लान होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, ओपनिंग कैसे होगी, ठीक है, प्रोग्राम बीच में रन कैसे होगा, कौन कौन से टास्क करवाए जाएंगे, ठीक है, प्रोग्राम की एंडिंग कैसे होगी, कब होगी, कौन करेगा, पूरा आपके पास एक प्लान होता है। इसी तरीके से प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या करता है, इसके पास भी पूरा एक रिकॉर्ड रहता है प्रोग्राम का कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है कब एग्जीक्यूट कराना है, कब नहीं कराना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका प्रोग्राम काउंटर में। याद रखिएगा मेरी बातों को। दीज रजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, याद रखिएगा। अगला आता है आपका इंडेक्स रजिस्टर्स। These registers used to store values। अब देखिए कुछ ना कुछ इंडेक्स की बात करते हैं, तो जब हम इंडेक्स की बात करते हैं, अगर हम कॉपी पे बात करें, जो हमारी कॉपी होती है, ठीक है, बुक होती है, बुक में पहला पेज या दूसरा पेज जो है वो आपका एक इंडेक्स का मिलता है। इंडेक्स पे क्या होता है? नंबर होता है, ठीक है, उसका एड्रेस होता है, पेज नंबर। दूसरा चैप्टर किस पेज पे, यानी कि वो नंबर से पूरा पूरा संलिप्त होता है। तो उसी तरीके से याद रखिएगा, जो किसी भी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा प्रोग्राम कौन सा पेज किस पेज नंबर पे है, कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है, उसी तरीके से दिस रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज एंड नंबर्स इंक्लूडेड इन द एड्रेस इंफॉर्मेशन। जिस तरीके से पेजेस की इंफॉर्मेशन, चैप्टर की इंफॉर्मेशन इंडेक्स, बुक के इंडेक्स से मिल जाती है, इसी तरीके से जो हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं एड्रेस की, उसकी इंफॉर्मेशन होती है स्टोर वैल्यू और नंबर्स में, किसमें? इंडेक्स रजिस्टर में। इसको याद करिएगा, समझ गए? एग्जाम्पल से रिलेट करके चलिएगा तो आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है आपका आता है मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर MBR। मेमोरी बफर रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर डेटा और कंटेंट और मेमोरी कमांड्स यूज्ड टू राइट ऑन द डिस्क। द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ दीज टू सेव कॉल्ड डेटा फ्रॉम मेमोरी, यानी कि
जो भी मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है, यूज स्टोर डेटा कंटेंट, यानी कि स्टोर डेटा कंटेंट और मेमोरी कमांड्स, जो भी कंटेंट आता है एग्जीक्यूट कराने के लिए तो उसको स्टोर करके रखता है कौन, मेमोरी बफर रजिस्टर। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर की बात करें यानी कि SCR, स्टैक इज ए सेट ऑफ लोकेशन मेमोरी वेयर डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर, यानी कि सेट होता है ऑफ लोकेशन मेमोरी का कि किस तरीके से डेटा जो स्टोर या रिट्रीव होगा। एक्यूमुलेटर की बात करें, एन एक्यूमुलेटर इज द मोस्ट ऑफन यूटिलाइज्ड रजिस्टर एंड इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द मेमोरी। स्टैक फ्लैग रजिस्टर कंटेन्स बिट्स दैट इंडिकेट द आउटकम ऑफ द ऑपरेशन। ठीक, MDR इंपॉर्टेंट है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है। मेमोरी डेटा रजिस्टर इज रजिस्टर इन अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट टेम्परेली स्टोर्स बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन द CPU एंड मेमोरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपकी जो सारे ही टाइप थे रजिस्टर्स के वो जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर्स आर दोज विच कनेक्ट द मॉनिटर टू अ कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड एंड हैज होल्स। देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था HSL के मेंस में भी पिछली बार और CGL में भी, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देख लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर क्या होगा, देखिए VGA जो केबल होती है उसमें आपके कितने होल होते हैं, 15 होल होते हैं। कितने होल होते हैं, 15। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब। अब बारी बारी से देख लेंगे। PS2 की बात करें, देखिए भाई PS2 की बात करें, ये PS2 जो सॉकेट होता है वो माउस और कीबोर्ड के लिए हुआ करता था। ठीक है, अब तो सारे की सारे जितने भी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो सब USB केबल पे आने लगी हैं। अब ये जो है, अब इस पोर्ट पे कोई भी माउस कीबोर्ड आपको देखने को नहीं मिलता, पहले के दिनों में ये सब आता था। तो PS2 से हम क्या क्या कनेक्ट कर पाते थे, माउस और कीबोर्ड को। अब जो आपका पर्पल इन कलर होता था, ठीक है, वो आपका किसके लिए होता था, कीबोर्ड के लिए होता था। जो ग्रीन होता था वो किसके लिए होता था, माउस के लिए। ठीक है, कितनी पिन होती थी, 6 पिन होती थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, PS2 पोर्ट में कितनी पिन होती हैं, 6 पिन होती हैं। कलर भी पूछ लेता है, ग्रीन फॉर माउस, पर्पल फॉर कीबोर्ड, है ना, बिल्कुल। चलो भाई आगे देखिए, सीरियल पोर्ट आपसे पूछ लेता है। सीरियल पोर्ट दो तरीके से, एक DB25 होता है, एक DE9 होता है। देखो भाई DB25 यानी कि उसमें कितनी पिन होंगी आपको, DB25 वाले में आपको 25 पिन मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का आपका जो है वो सीरियल पोर्ट। DE9 वाला जो है वॉज डेवलप्ड बाय RS-232, ये आप देखिए कितनी पिन मिलेंगी इसमें, 9 पिन मिलेंगी। तो अगर सीरियल पोर्ट आपसे पूछ लिए तो या फिर 25 और 9 दोनों ऑप्शन है, तो 25 और 9, अगर कुछ और नहीं है तो 25 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अगला है आपका पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट को आप सेंट्रॉनिक पोर्ट भी बोलते हो, सेंट्रॉनिक पोर्ट भी बोलते हो, या फिर लाइन प्रिंटर पोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट को बेसिकली किसके लिए यूज करते थे पहले, अब नहीं यूज करते हैं पैरेलल पोर्ट को। पैरेलल पोर्ट पहले यूज किया जाता है टू कनेक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, जो वाइडली यूज होता था पैरेलल पोर्ट का, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता था। इसमें भी आपको देखने को कितनी पिन मिल जाएंगी, 36 पिन जो है वो आपको इसमें मिलेंगे। VGA देखिए कि VGA केबल आपको ये नजर आ रही होगी, और इसमें कितनी पिन मिलती हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 इन ईच रो। 3 रो हैं, 5 5 10 5 15, तो आपको कितनी पिन मिल जाएंगी, 15। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। डिस्प्ले पोर्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डिस्प्ले पोर्ट्स में 20 पिन कनेक्टर मिल जाते हैं। HDMI पोर्ट की बात कर ले, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार यही पूछ लिया। तो HDMI पोर्ट में आपके 19 पिन मिल जाते हैं, यानी कि 19 पिन्स का ये सॉकेट होता है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, USB की मैं बात करूं, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब देखो USB ने बहुत सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया। प्रिंटर भी USB पोर्ट से ही कनेक्ट होने लगा, जितने भी आपके कीबोर्ड है, माउस है, तमाम तरीके के पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो इसके साथ कनेक्ट होने लगे। अब धीरे धीरे USB-A जो है वो USB-C से रिप्लेस होने वाला है। RJ45 की बात करें, ये आपका ईथरनेट पोर्ट होता है ना, ईथरनेट। RJ45 को बोलते हैं ईथरनेट पोर्ट, दैट वन इज विच हैव 8 पिन्स होती हैं। Ethernet is a networking technology that is used to connect your computer to the internet or communicate with the other computers. क्लियर हुआ? तो ईथरनेट में आपको कितनी पिन्स मिल जाएंगी, 8 पिन मिल जाएंगी, याद करके रखिएगा। SATA, that one is serial advanced technology,
अटैचमेंट होता है। इसमें 7 हॉरिजेंटल पिंस होते हैं, ठीक है, 4 पिंस अरेंज इन 2 पेयर्स, 4 डेटा एंड 3 ग्राउंड पिंस। याद रखिएगा, देखो आपको एक नीचे दिख रहा होगा ये, ठीक है, और आपको ये देखो एक ऊपर दिख रहा है और एक ये नीचे इस तरीके से, ठीक है। चलो भाई, ईथरनेट पोर्ट मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, ईथरनेट पोर्ट हेल्प टू कनेक्ट अ नेटवर्क लैन। डीवीआई यानी कि डिजिटल वीडियो इंटरफेस, डीबीआई पोर्ट जो है बेसिकली एलसीडी को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था वीडियो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह में। इंफ्रारेड पोर्ट होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। फायर वायर पोर्ट जो होता है, ठीक है, जितने भी आपके कैम रिकॉर्डर्स होते हैं, वीडियो इक्विपमेंट होते हैं, उनको अटैचमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता था। चलिए भाई आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, सर अब टाइप सी आ रहा है तो इनको हटा क्यों नहीं देते एग्जाम से? बिल्कुल नहीं हटा सकते, ठीक है। अब आप देखते हो ना, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कंप्यूटर जनरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उनका तो बिल्कुल यूज नहीं होता है, तो क्या हटा दें? ठीक है, एग्जाम से कुछ नहीं हटाया जा सकता। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। इज अ पैसेज टू कनेक्ट 2 नेटवर्क्स, ठीक है, पैसेज टू कनेक्ट 2 नेटवर्क, ये बस याद कर लो, ठीक है। दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल, अलग अलग नेटवर्किंग मॉडल पर 2 नेटवर्क हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज कर देंगे? गेटवे का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। किसका यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेटवे का। अब सारी ही डिवाइसेस को एक बार फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा हटवा दीजिए। कुछ नहीं हटेगा, आओ जल्दी से देखो भाई। हब की अगर मैं बात करूं, हब और स्विच जो हैं, ठीक है, बेसिकली कुछ सेम तरीके से ही काम। हब का यूज पहले खूब होता था, ठीक है ना, होता आज भी है, लेकिन अब हब को रिप्लेस कर दिया किसने? स्विच ने। हब ज्वाइंस मल्टीपल डिवाइसेस ऑन द सेम लैन, ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस को अटैचमेंट करने के लिए यूज होता है। ज्वाइंस मल्टीपल डिवाइसेस ऑन द सेम लैन, ब्रॉडकास्टिंग मैसेज, ठीक है, ये ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है भाई। स्विच जो है वो आपका यूनिकास्ट हो, मल्टीकास्ट हो, ठीक है, या फिर ब्रॉडकास्ट हो, सभी में यूज हो जाता है। मैसेजेस टू ऑल पोर्ट्स विदाउट एग्जामिनेंस, यानी कि अब ये बिल्कुल एग्जामिन नहीं, अगर इसको जरूरत नहीं भी है, ठीक है, तो हब क्या करेगा? यहां भी ट्रांसफर करता रहेगा, यहां भी ट्रांसफर करता रहेगा, यहां भी ट्रांसफर करता रहेगा। आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन स्विच में ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो हब बेसिकली क्या करता है? मल्टीपल डिवाइसेस को सेम लैन में कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। गेटवे देखिए, दो अलग अलग नेटवर्किंग मॉडल हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? गेटवे का इस्तेमाल करोगे। देखिए भाई, गेटवे में एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, इसलिए मैंने इस पॉइंट को मैं बताऊंगा। गेटवे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करके रख लो। गेटवे को आप प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से भी जानते हो, ठीक है। अ पैसेज टू कनेक्ट 2 नेटवर्क्स टुगेदर दैट में वर्क ऑन डिफरेंट वर्किंग मॉडल्स, याद रखिएगा। वहीं अगर मैं बात करूं ब्रिज की, देखिए ब्रिज बेसिकली क्या है? एक ही बिल्डिंग में, ठीक है ना, एक ही बिल्डिंग में, सपोज दैट एक बिल्डिंग है फर्स्ट फ्लोर पर, एक है 7th फ्लोर पे, ठीक है, इनके एक इसका ऑफिस यहाँ पे, इसका ऑफिस यहाँ पे, दोनों ही सेम कंपनी है। अगर ये दोनों ही नेटवर्क के साथ जुड़ना चाह रही है तो इसको क्या यूज करना पड़ेगा? इसको यूज करना पड़ेगा ब्रिज, ठीक है। अ नेटवर्क ब्रिज एक्ट्स एज एन इंटरकनेक्टिंग बिटवीन 2 लेन्स, यानी कि 2 लेन को, अब मान लो यहां पर भी एक ऑफिस चल रहा है, ऐसा तो है नहीं एक सिस्टम चल रहा होगा, कई सारे सिस्टम यहां चल रहे हैं, तो यहां भी लैन होगा, यहां भी लैन होगा। अब इन दोनों ही लैन को ऐड करना है तो हम किसका यूज करेंगे? ब्रिज का। क्रिएटिंग अ सिंगल नेटवर्क फ्रॉम सेपरेट लेन्स, ठीक है, सिंगल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए बनाने के लिए 2 लैन को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, किसकी सहायता से? ब्रिज की सहायता से। अगला देखिए, कुछ इसके टर्म्स भी हैं, जरा इनको देख लीजिए। अ डिवाइस दैट कनेक्ट इंटरकनेक्ट 2 सेपरेट लेन्स आल्सो नोन एज ब्रिज, ठीक है, या तो सिमिलर या डिसिमिलर लेन्स हो सकते हैं। ब्रिज ऑपरेट्स इन डेटा लिंक लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर में इसको ऑपरेट किया जाता है। आ जाओ भाई, अगला देखिए, एक्सेस पॉइंट इज अ डिवाइस सेंड्स एंड रिसीव डेटा वायरलेसली, ठीक है, वायरलेसली ओवर रेडियो फ्रीक्वेंसीज, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका? एक्सेस पॉइंट का। अगला देखिए आता है आपका मॉडेम भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है,
अब तो मॉडेम का इस्तेमाल बहुत कम ही किया, मतलब ना के बराबर ही किया जाता है। पहले मॉडेम का यूज खूब होता था, ठीक है। टेलीफोन लाइन की मदद से हम जब नेट चलाते थे, ठीक है, तो टेलीफोन लाइंस में वो जो डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। रिपीटर देखिए भाई, रिपीटर भी एक तरीके का क्या है, एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जिसमें ये क्या करता है बेसिकली, अ रिपीटर स्ट्रेंथन अ सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट टू अ लॉन्ग डेस्टिनेशन। बहुत लंबी केबल है, ठीक है, सिग्नल जो है वो ट्रेवल करते 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 करके उनकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या होने लगती है, लो होने लगती है। तो हमने क्या किया, इस जगह पर क्या लगा दिया, रिपीटर लगा दिया, ठीक है। जैसे ही सिग्नल इसके अंदर आया, रिपीटर ने क्या करी, इसको क्या कर दिया, बूस्ट कर दिया, सिग्नल की पावर को क्या कर दिया, बूस्ट कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया, ताकि फिर से उसी स्ट्रेंथ के साथ आगे ट्रेवल कर पाए सिग्नल्स जो हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है लॉस्ट ना हो, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिपीटर का, ठीक है। रिपीटर ऑपरेट होती है आपकी किसमें, फिजिकल लेयर में। इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड, सो एज द एक्सटेंडेड लेंथ विद द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क। याद रखिएगा, रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है, उसको सिर्फ बूस्टअप करता है, ठीक है। अब देखिए भाई, राउटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। राउटर भी क्या करता है बेसिकली, और राउटर डायरेक्ट्स द डेटा, यानी कि ये नेटवर्क पर डेटा को एक शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने की कोशिश करता है, जिसकी मदद से डेटा को आसानी से ट्रेवल कराया जा सके, ठीक है, उसके एग्जैक्ट आईपी एड्रेस पर, यूजिंग अ पैकेट्स आईपी एड्रेस टू फॉरवर्ड इट टू इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। इस शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट पाथ ढूंढने की कोशिश करता है नेटवर्क पर, जिससे कि डेटा पैकेट्स जो हैं उसके आईपी एड्रेस पर आसानी से पहुंचाए जा सके, ठीक है। स्विच मैंने आपको बताया था, ठीक है। हब को रिप्लेस किया है किसने, स्विच ने। तो ये भी आपका नेटवर्क स्विच फॉरवर्ड डेटा टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन, एग्जामिनिंग पैकेट्स मैक एड्रेस इनटू डिटरमाइन द इंटेंडेड डिवाइस, ठीक है। जैसे हमने हब को यूज किया था उसी तरीके से स्विच को, जैसे सपोज दैट कोई एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी की एक फाइबर लाइन है और फाइबर लाइन के साथ आपके ऑफिस में आई है। आपके ऑफिस में 20 बंदे काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है आपको सबके लिए एक लाइन लानी पड़ेगी, नहीं, एक लाइन आ गई, यहां पर आपने स्विच का यूज कर लिया। अब इस स्विच से सभी को आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसको, स्विच को। चलिए भाई आ जाते हैं, देखिए ये लिस्ट है आपके सामने, ठीक है। गेटवे जो है वो तो सभी ही लेयर्स में यूज किया जा सकता है। देखिए गेटवे जो है वो सभी लेयर्स में यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब जो है हब, रिपीटर और ब्रिज, ये आपके फिजिकल लेयर में काम करते हैं। ब्रिज आपका डेटा लिंक लेयर में भी काम करता है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे सभी। अब सब कुछ पढ़ लिया होगा तो इसका आंसर बताओ। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से। कह रहा है कि डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक while connecting multiple computers or communicating devices. A networking device that filters network traffic while connecting multiple computers or computer devices. जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल स्विच सही जवाब है, गीतांशी सिंह सबसे पहले जवाब दिया। बिल्कुल स्विच होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, देखिए फिर से दिया है, कह रहा which networking device operates at layer 2 of the OSI model and forwards data based on MAC addresses. अभी मैंने लास्ट में आपको बताया कि डेटा को अपने MAC एड्रेसेस के अकॉर्डिंग उसको सेंड करता है। तो 7th का आंसर भी क्या होगा, स्विच ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए कुकीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिला था, जो इंटरनेट कुकीज इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, उसके बारे में हम इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन को देखेंगे। कह रहा सम कुकीज आर ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर ए यूजर हैज डिलीटेड देम। अगर कोई यूजर कुकीज को ब्राउजिंग करने के बाद डिलीट कर देता है तो फिर से ये रिक्रिएट हो जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। बिल्कुल प्रियम ने सही जवाब दिया है, प्रियम, गीतांशी, ठीक है, आप सभी का सही जवाब है। बिल्कुल थर्ड पार्टी नहीं होगा भाई, ज़ॉम्बी कुकी होगा। क्या होगा, ज़ॉम्बी कुकी होगा आंसर इसका। ज़ॉम्बीज नहीं देखे हैं, ठीक है, उनके
कोई भी पार्ट जो है वो अगर वो कट जाता है तो वो फिर से रिक्रिएट हो जाता है, उसी तरीके से इसको रिलेट कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब होगा। आप जल्दी से डिफरेंट टाइप्स के कुकीज हैं उनको देख लेते हैं। पहला है आपका सेशन कुकीज। पहला क्या है आपका सेशन कुकीज। देखिए सेशन कुकीज को आप टेम्परेरी कुकीज भी बोलते हो। इट हेल्प वेबसाइट रिकॉग्नाइज यूजर्स एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड व्हेन दे नेविगेट थ्रू अ वेबसाइट। यानी कि जब कभी भी आप वेबसाइट पर नेविगेट करते हो, उस पर इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, ठीक है, तो जो भी यूजर अपनी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, यानी कि वेबसाइट को हेल्प करने के लिए, दैट वन इज आपकी क्या है, सेशन कुकी। वंस द वेब ब्राउजर इज क्लोज्ड द कुकीज आर डिलीटेड। ठीक है, जो भी कुकीज होंगी वो क्या होंगी, डिलीट हो जाएंगी जब अगर आपने ब्राउजर को बंद किया, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, दीज आर कॉमनली यूज्ड ऑन शॉपिंग वेबसाइट्स दैट आर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। अगला देखिए भाई, अगला है आपका परमानेंट कुकीज। परमानेंट कुकीज आर आल्सो नोन एज परसिस्टेंट कुकीज। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इसको रिलेट कर लीजिए यहां से, परमानेंट परसिस्टेंट। ठीक है, रिमेन इन ऑपरेशन इवन आफ्टर द वेब ब्राउजर हैज क्लोज्ड। यानी कि ये ऑपरेशन में तब भी वर्क करती रहती है अगर आपने वेब ब्राउजर को बंद भी कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन रिमेन लॉग इन डिटेल्स एंड पासवर्ड। आपने देखा होगा जब कभी किसी साइट पर आप विजिट करते हो, अगर आपकी क्रेडेंशियल्स उसमें डाले जाते हैं, यूजर नेम पासवर्ड हो गया, तो जब आप सेव करते हो तो वहीं देखे टॉप साइड राइट कॉर्नर पे आपसे पूछता है कि आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हो। अगर आपने यस कर दिया तो ये कुकीज में ही सेव होता जाके, ताकि जब आप फिर से इस वेबसाइट पर आओगे तो यूजर को फिर से क्रेडेंशियल्स ना डालने पड़े, इससे बचा जा सके। तो इसका यूज होता है परमानेंट कुकीज में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका फर्स्ट पार्टी कुकी। फर्स्ट पार्टी कुकीज आर इंस्टॉल्ड डायरेक्टली बाय द वेबसाइट द यूजर इज विजिटिंग, दैट इज द यूआरएल शोन द ब्राउजर्स एड्रेस बार। यानी कि फर्स्ट पार्टी कुकी जैसे ही वेबसाइट पर, कोई भी ब्राउजर की मदद से किसी वेबसाइट पर आप जाते हो, ठीक है, तो ये डायरेक्टली इंस्टॉल्ड हो जाती हैं फर्स्ट पार्टी कुकीज। These cookies enable website owners to collect analytics, remember language settings and perform। यानी कि आपके एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए फर्स्ट पार्टी कुकीज का इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग ब्राउजिंग ऑन अ वेबसाइट। थर्ड पार्टी कुकी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा मैंने बताया आपको, थर्ड पार्टी कुकीज आर इंस्टॉल्ड बाय द थर्ड पार्टीज with the aim of collecting certain information from the web users to carry out research। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आप किसी भी वेबसाइट पर सर्च करते हो तो थर्ड पार्टी कुकीज में क्या सेव होता है कि आप किस तरीके का कंटेंट सर्च करते हो, ठीक है, आप कब कब उस कंटेंट को सर्च करते हो, कंटेंट में क्या क्या सर्च करते हो, ये सारे ही ट्रैक को रिकॉर्ड करती हैं थर्ड पार्टी कुकीज। उसी के बिहाफ पर जो भी कुकीज ने कलेक्ट किया है आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, तो आपने देखा होगा आगे चलकर उसी से रिलेटेड एड आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि यही कुकीज जो है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्लोज की जाती हैं, तभी तो उससे रिलेटेड ऐड आता है। बात समझ रहे हो? तो थर्ड पार्टी कुकीज जो कि इस्तेमाल इन सारी चीजों में कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है आपका फ्लैश कुकीज, इनको सुपर कुकीज भी बोलते हैं। ठीक है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्राउजर, दे आर डिजाइन टू बी परमानेंटली स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर। दीज टाइप्स ऑफ कुकीज रिमेन ऑन अ यूजर डिवाइस इवन आफ्टर ऑल कुकीज हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द वेब ब्राउजर। ठीक है, जॉम्बी कुकी, जिससे क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी सबसे पहले। जॉम्बी कुकीज आर अ टाइप ऑफ फ्लैश कुकी दैट इज ऑटोमेटिकली रिक्रिएटेड आफ्टर यूजर हैज डिलीटेड देम। दिस मींस दे आर डिफलेक्ट टू डिटेक्ट मैनेज। दे आर ऑफन यूज्ड इन ऑनलाइन गेम्स टू प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम cheating but have also been used to install malicious software onto a user's device। ठीक है, इन कुकीज की मदद से किसी भी malicious सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल किया जा सकता है आपकी डिवाइस पर। आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है इन अ वेब ब्राउजर डैश इज अ टूल दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट अ कस्टमाइज्ड पेजेस फॉर पोर्टल्स that allows users to create customized pages for portals। यानी कि पोर्टल के लिए जो भी वेबसाइट होगी उसके लिए कस्टमाइज पेज बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे। कह रहा सर्वर का, लेआउट इंजन का, या पेज इंजन का, या फिर सर्च इंजन का। देखिए पिछली बार जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, तो उसमें पूछा गया था कि जब आप वेब ब्राउजर पर सर्फिंग करते हो, ठीक है, वेब ब्राउजर पर जब आप सर्फिंग करते हो तो वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए, वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए क्या पूछा गया था, वेब पेजेस
को ठीक है, वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते थे? तो हम टूल का इस्तेमाल करते थे लेआउट इंजन। ठीक है, किसका यूज करते थे? लेआउट इंजन का। अब लेआउट इंजन को हम क्या बोलते थे? हम रेंडरिंग इंजन भी बोलते थे। तो उसमें ऑप्शन जो है वो क्या मिला था? रेंडरिंग इंजन। लेआउट इंजन भी बोल सकते हैं, रेंडरिंग इंजन भी बोल सकते हैं, या फिर ब्राउजर इंजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कस्टमाइज पेजेस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पेज इंजन। ठीक है, आंसर सी जो है वो इसका सही जवाब होगा, यानी कि पेज इंजन। ठीक है ना? क्या चाहते हो तुम? अपनी मीना। ठीक है ना, पढ़ना हो पढ़ो, वरना बहुत जल्दी निकल लो। समझ रहे हो? ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा वायरसेस आर एम्बेडेड इन अ सिस्टम्स मेमोरी सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। ऑप्शन कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। देखिए मैंने अभी सारे ही टाइप्स बताए थे आपको वायरस से रिलेटेड। ठीक है ना, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वायरसेस आर एम्बेडेड इन सिस्टम्स मेमोरी, यानी कि सिस्टम की मेमोरी में एम्बेडेड होकर बैठ जाता है। सो इट कैन बी रीएक्टिवेटेड इफ द ओरिजिनल वायरस इज डिलीटेड। अगर ओरिजिनल वायरस डिलीट हो जाता है तो जो रिक्रिएटेड वायरस होता है उससे वो अपने आप को क्या कर रहे? इंप्लीमेंट कर ले। ठीक है, तो क्या होगा? रेजिडेंट वायरस होगा, ऑप्शन नंबर बी। रेजिडेंट वायरस होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सारे ही टाइप मैंने बताए थे, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, मेमोरी समटाइम्स यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल फॉर द सीपीयू एट अ रैपिड रेट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से बताएंगे सभी भाई। देखिए मैंने आपको बताया था जो आपकी कैश मेमोरी होती है, ठीक है, जो आपकी कैश मेमोरी होती है ये आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है जो पर्टिकुलर करंट टाइम पे जो भी डेटा इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट हो रही होती, प्रोसेस हो रही है, उसको स्पीड अप करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कैश मेमोरी का। ऑप्शन नंबर डी जो है। ठीक है, कैश, और मैंने अभी आपको बताया था रजिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्स जो होते हैं वो कैश मेमोरी से भी फास्ट होते हैं। ठीक है, जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी से भी फास्ट होती है एग्जीक्यूट के मामले में। अगला देखिए, बसेस आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर टू। जो बसेस होती हैं मैंने आपको बताया था बसेस क्या थी। ठीक है, उनका इस्तेमाल कंप्यूटर में किसके लिए किया जाता है? कह रहा कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ पीसी यूनिट, कनेक्ट रैम टू द मदरबोर्ड, रन्स द सीएमओस, स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहने वाला है। जो आपकी बसेस होती हैं, बिल्कुल जहीद अहमद भाई, सी नहीं होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट, जो आपके मदरबोर्ड पर तमाम तरह की जो आपकी पीसी यूनिट होती है उसको कनेक्ट करने के लिए हम बसेस का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं कैसे। देखो जरा, अगर मैं बसेस की बात करूं, देखिए कंप्यूटर बस क्या है? इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ कंप्यूटर दैट ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी कि जब एक दूसरे से जुड़े होंगे, कनेक्ट होंगे, तभी तो डेटा ट्रांसफर हो पाएगा। द पर्पज ऑफ बस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पाथवेज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। यानी कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से डेटा ट्रांसफर के लिए, जब डेटा ट्रांसफर होगा तब कब? जब एक दूसरे से वो कनेक्ट होंगे। क्लियर है? चलिए भाई देखिए जरा, आपने देखा होगा तमाम जितने भी बोर्ड होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, इस तरीके से आपने एक बोर्ड देखा होगा। जो भी मदरबोर्ड होता है, चाहे मोबाइल का मदरबोर्ड हो, ठीक है, चाहे किसी छोटी सी डिवाइस का सर्किट हो सकता है,
कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो गया। तो जो आप इस तरीके की लाइंस देखते हो, ठीक है, इन्हीं को बसेस बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं को बसेस बोला जाता है। इन्हीं के माध्यम से डेटा जो है वो आप ट्रेवल होता है। देखिए भाई, टाइप्स ऑफ बसेस की अगर मैं बात करूं, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। अरे भाई पवन रमन सर, कुंभ का वीडियो कब? अब भाई आए तब देख लेना। ठीक है, अभी ये जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, तुम कुंभ के चक्कर में पढ़े हो। कुंभ का वीडियो कब आएगा? संडे को वीडियो आने की बात कही थी, पर बिल्कुल कहा था इन केस हो सकता है वीडियो को प्रिपेयर होने में टाइम लगता है, हो सकता है वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, इसलिए भी नहीं आया है। 10 बार कमेंट कर चुके हो, कम कुंभ का वीडियो कब आएगा? क्या करोगे कुंभ का वीडियो का? जाओगे नहाने? चले जाओ नहाने। कुंभ वीडियो कब आएगा? जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसको नहीं दिखाई दे रहा। कुंभ में जाने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा कि चले जाओ नहाने, हो सिर्फ कुंभ में नहाओ आके बस हो जाएगा तुम्हारा उद्धार। पढ़ना लिखना बंद कर दो बिल्कुल। चलो भाई आ जाओ, टाइप्स ऑफ बसेस की बात करते हैं। देखिए भाई, एड्रेस बस होता है, डेटा बस मिलेगा, कंट्रोल बस मिलेगा, सिस्टम बस मिलेगा। कैरीज मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोसेसर टू द अदर कंपोनेंट में, यानी कि जो पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस होता है, एक एड्रेस को उसके प्रोसेसर तक, फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट में, उसको एड्रेस को कैरी करने का काम करता है एड्रेस बस। डेटा बस की बात करें, कैरीज डेटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड द कंपोनेंट। कंट्रोल बस की बात करें, कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम प्रोसेसर टू द कंपोनेंट। सिस्टम बस की बात करें तो कनेक्ट मेजर कंपोनेंट इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सच एज पीसीयू, आईओपीएस एंड मेमोरी। ठीक है, आईओपीएस बोले तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आएगा आगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन का सही जवाब देना। जल्दी से बताएंगे, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार इन एमएस पावर पॉइंट 2019 इज आर इनकरेक्ट? क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बताएंगे सभी। देखिए भाई, जो भी क्विक एक्सेस टूल बार होती, चाहे एमएस पावर पॉइंट में हो, चाहे वर्ड में हो, चाहे एक्सेल में हो, लेकिन यहां पर बात कर रहा है किसमें? पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट 2019 में कह रहा है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट कोई बेस्ड क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे, द क्विक एक्सेस टूल बार हैज सेव, अंडू एंड रीडो बटन्स बाय डिफॉल्ट। द क्विक एक्सेस टूल बार जो होती है उसमें सेव, अंडो, रीडो बटन्स होती हैं बाय डिफॉल्ट। किसमें? पावर पॉइंट में। ये तो स्टेटमेंट हो गया गलत, अभी बताऊंगा क्यों। द क्विक एक्सेस टूल बार हैज सेव, अंडू, रीडो एंड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग बटन्स बाय द डिफॉल्ट, बिल्कुल सही है। कौन सा? क्यू नंबर। यू कैन प्लेस मोर बटन्स ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट तो आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसको क्विक एक्सेस टूल बार में प्लेस कर सकते हो। देयर इज नो ऑप्शन ऑन क्विक, ऐसा तो स्टेटमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पी और एस, देखिए भाई पी और एस जो है वो क्या हो गया? गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, यानी कि जब हम एमएस पावर पॉइंट की बात करते हैं तो एमएस पावर पॉइंट में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है क्या? क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए भाई, ये आपकी है क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये जो है सेव का ऑप्शन है, ये आपका अंडू है, ये आपका रिडू है, और ये जो एक और ऑप्शन होता है इसको बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि जब आप स्लाइड शो का यूज करते हो तो इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। अब जल्दी से 2 शॉर्टकट बता दो स्लाइड शो के लिए। स्लाइड शो के लिए 2 शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, एक तो स्टार्ट फ्रॉम, इसको इरेज कर देते हैं, एक तो होता है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग और एक होता है स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, जिस स्लाइड पे आप हो वहां से अगर आपको, बिल्कुल सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं,
अगर मैं स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग से स्लाइड शो करना चाहता हूं तो सिंपली आपको F5 प्रेस करना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं जिस स्लाइड से हूं वहीं से हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए तो आपको शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका स्लाइड शो जो है शुरू हो जाएगा। तो क्विक एक्सेस टूल बार पावर पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? 4 ऑप्शन मिलते हैं बाय डिफॉल्ट, सेव, अनडू, रिडू और स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ये आपको मिलते हैं चारों कैसे? बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। सेव की अगर मैं बात करूं तो Ctrl+S होता है, अनडू की बात करूं तो Ctrl+Z होता है, रिडू की बात करूं ठीक है तो Ctrl+Y होता है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग जो है वो F5 होता है। ठीक, चलिए काफी सारी चीजें जो यहां से आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, यानी कि अब इसी के साथ हम देख लेते हैं वर्ड का भी क्विक एक्सेस टूल बार। पावर पॉइंट का पूछ लिया, हो सकता है वर्ड का पूछ ले, हो सकता है एक्सेल का पूछ ले। तो अगर मैं वर्ड की बात करूं तो वर्ड में आपके 3 मिलेंगे आपको। एक सेव मिलेगा बाय डिफॉल्ट, अनडू और रिडू, और बाकी आप ये भी जोड़ सकते हो, न्यू है, ओपन है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू, पॉइंट एडिटर, ये सब जोड़ सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको यही 3 मिलते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट आपको यही 3 मिलते हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, किसमें? क्विक एक्सेस टूल बार। ये किसका है? MS वर्ड का है। ठीक है, ये MS वर्ड का है, ये आपका पावर पॉइंट का है, ठीक है, और ये आपका एक्सेल का है। ठीक, एक्सेल में भी आपको सेम वही 3, एक तो सेव, एक अनडू, एक रिडू, यही आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि जो सेव बटन होती है उसका आइकन किसकी तरीके से होता है। ठीक है, आइकन ऑफ सेव बटन, ठीक है, वो किसकी तरीके से होता है? तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा एज अ फ्लॉपी डिस्क आइकन। ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क जैसा आइकन होता है तो वही आपका किसके लिए यूज होता है? सेव के लिए यूज होता है। ठीक है सर फिर तो ऑप्शन ए भी सही होगा, सेव रिडो अंडो में अंडो रिडो बाय डिफॉल्ट है। नहीं, उसमें देखो क्या कहा था क्वेश्चन में, द क्विक एक्सेस टूल बार हैज सेव, उसको ये कह रहा है कि सिर्फ यही 3 बाय डिफॉल्ट होते हैं। अब यही 3 नहीं होते, 4 होते हैं भाई। ये 3 तो होते ही होते हैं, लेकिन चौथा भी तो होता है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, इसलिए पहला वाला गलत है। बाय डिफॉल्ट सिर्फ 3 MS वर्ड और एक्सेल में मिलते हैं, लेकिन मैं पावर पॉइंट की बात कर रहा हूं तो पावर पॉइंट में देखो आपका सेव, अंडू, रिडो और स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग ये भी इंक्लूड होगा, तब आपका स्टेटमेंट सही होता। ठीक है ना। चलो भाई आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कह रहा है कि इन MS वर्ड अ नंबर प्रिंटेड अबव द बेस लाइन, बेस लाइन से ऊपर अगर किसी नंबर को अगर आप प्रिंट करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, इसका जवाब देना है। बेस लाइन से ऊपर, यानी कि मैं लिख रहा था 5, 7, 8 और मुझे यही तो मेरी बेस लाइन है, लेकिन बेस लाइन से ऊपर मैंने लिखा, ठीक है, और फिर मैंने लिखा H2O। ठीक, अब ये 2 जो ऊपर लिखा है इसको बोलेंगे हम सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? सुपर स्क्रिप्ट। ये 2 जो नीचे लिखा है इसको बोलेंगे हम सब स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट बोलेंगे। अगर मैं इसके शॉर्टकट की बात करूं तो Ctrl+ जस्ट अ मिनट, Ctrl+ Shift+ इक्वल टू साइन। ठीक, सब स्क्रिप्ट की बात करें तो Ctrl+ इक्वल टू साइन। ठीक है ना। देखिए मैंने शिफ्ट का यूज क्यों किया, जब सुपर स्क्रिप्ट अगर आपको बनानी है तो सुपर स्क्रिप्ट बनती है किससे? कंट्रोल के साथ प्लस साइन से, याद ध्यान रखना। लेकिन जब आप प्लस साइन बनाओगे तो जो बटन होती है आपके कीबोर्ड में, एक प्लस होता है एक इक्वल होता है, तो जो ऊपर वाला जब सिंबल बनाना होता है
तो हमें शिफ्ट के साथ ये वाली बटन दबानी पड़ेगी, तभी तो हमारा प्लस बनेगा। इसलिए कभी कभी ये भी मिल जाता है, कभी कभी ये भी मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट समझ गए, तो ऑप्शन होगा आपका आंसर नंबर पहला, याद रखिएगा। याद आई समझ में बात? ठीक है, तो अब देखो जरा, अब ये सुपर स्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है, इसी से पिछली साल क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो आपका इफेक्ट मिलता है, तो जो ये इफेक्ट की कैटेगरी में आता है, ये आपका स्ट्राइक थ्रो है, डबल स्ट्राइक थ्रो है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और फिर हिडन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इफेक्ट हैं एमएस वर्ड में। बात समझ गए? अच्छा, अब जान लेते हैं कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी या फिर कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करते हो। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं पावर पॉइंट में, वहीं बात करूं मैं एक्सेल में। ठीक है, पावर पॉइंट में अगर मुझे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस टी। वहीं अगर एक्सेल में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो कंट्रोल के साथ वन, कंट्रोल प्लस वन। ठीक है, बाकी इन दोनों के लिए भी कॉमन शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। इससे भी आप ओपन कर सकते हो क्या, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आप इससे भी ओपन कर सकते हो। ठीक, चलो। अच्छा, ये फॉन्ट जो डायलॉग बॉक्स वो है किस टैब के अंदर कितने मिलता है, ये भी आपसे मिल जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये होम टैब में मिलता है, इसमें मिलता है होम टैब में आपको मिल जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यूज्ड द मैग्नेटिक टेप एज द मेमोरी। मतलब मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक टेप को यूज किया गया था। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो, मैग्नेटिक टेप जो है वो आपका सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था। किसमें, सेकंड जनरेशन में। अब जल्दी से देख लेते हैं बारी बारी से। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, देखो फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन में जो हार्डवेयर की तरह यूज किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे यहीं से इन दो टाइप से पूछेगा। मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज किया गया था। ठीक है, लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो ENIAC, EDSEC, EDBEC और UNIBEC, इस तरीके की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। वहीं अगर मैं सेकंड जनरेशन की बात करूं तो टाइम जो है वो आपका 1956 से लेकर, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हार्डवेयर के तौर पर ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था, ये आपसे पूछता है। ठीक है, मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया था इसमें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। वहीं थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड जनरेशन में आपको हार्डवेयर के तौर पर IC यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल होने लगा था, और मेमोरी के तौर पर रैम या फिर डिस्क मतलब कि वही सेकेंडरी मेमोरी, ये सब का इस्तेमाल होने लगा था किसमें, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हार्डवेयर के तौर पर LSI और VLS यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, मेमोरी के तौर पर ऑल प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ, कौन से, फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन यानी कि करंट जनरेशन, ये अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, और ULSI का इसमें यूज हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो साइंस का डेवलपमेंट इसी जनरेशन में इसका हुआ है। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर बताएंगे सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू सर्च वेबसाइट कंटेंट एंड इंडेक्स ओवर द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर देंगे सभी लोग, क्या होगा, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, वेब क्रॉलर या फिर मेटा सर्च इंजन। बताओ भाई। बिल्कुल, ICSE फॉर यू आंसर सही है। वेब क्रॉलर जो है वो इसका सही आंसर होगा। वेब क्रॉलर की मदद से हम किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम पर
टू सर्च वेबसाइट कंटेंट एंड इंडेक्स ओवर द इंटरनेट, हम वेब क्रॉलर की मदद से सर्च कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ए नहीं होगा सर्च इंजन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू ईमेल मैसेज इन जीमेल। मैं ईमेल, अगर आपको कोई नई मेल लिखनी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए आपको कंपोज ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ड्राफ्ट जो है वो किसके लिए होता है, ठीक है, टू स्टोर इनकम्प्लीट मेल्स। ठीक है, आप कोई मेल लिख रहे थे, अचानक से आपको बंद करना पड़ा, आधी अधूरी मेल को स्टोर करने के लिए ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो 17 का यानी कि नई मेल लिखने के लिए आप कंपोज ऑप्शन पर जाओगे। ठीक है, अब जरा ईमेल के प्रोटोकॉल के भी बारे में देख लेते हैं। एसएमटीपी की बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मेल को सेंड करने में, ठीक है, टू सेंड द ईमेल्स। ठीक है, ईमेल्स को सेंड करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, एसएमटीपी का। वहीं मैं बात करूं POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 का मतलब होता है ये वर्जन 3, बी फॉर वर्जन होता है। ठीक है ना, ये टू रिसीव और रिट्रीव भी ऑप्शन मिलता है कहीं पे, टू रिसीव और टू रिट्रीव ईमेल्स। ठीक है भाई, अगर आईमेप की बात करूं, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है, मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है ना, यानी कि आप जब देखते हो कोई भी मेल जब एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जाती है, ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आईमेप का इस्तेमाल किया जाता है। माइम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मल्टीपर्पज, जल्दी से कमेंट में इसका फुल फॉर्म बताते चल रहा हूं, मल्टीपर्पज, ठीक है ना, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है ना, जो भी आप अटैचमेंट सेंड करते हो, ठीक है ना, जो भी आप अटैचमेंट सेव करते हो उनको एक्सेस करने के लिए, चाहे वो अटैचमेंट ऑडियो फाइल में हो सकता है, ठीक है ना, वीडियो फाइल में हो सकता है, कुछ इमेज हो सकती है, तो इनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, माइम का, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए भाई, अगर देखो मैं टर्म्स की बात करूं तो इनबॉक्स में आप क्या सेव करते हो, ठीक है, रिसीव्ड मेल स्टोर होते हैं। ठीक है, रिसीव्ड मेल स्टोर होते हैं। सेंट या फिर आउटबॉक्स में क्या होता है आपका, ठीक है, जो सेंड मेल्स होते हैं, जो मेल आपने भेजे हुए होते हैं। कंपोज, ठीक है, टू राइट अ न्यू मेल, ठीक है, नई मेल लिखनी। स्पैम, बल्क या जंक यानी कि अनवांटेड मेल्स जो होते हैं, जो आपके मेल में आते रहते हैं, आप नहीं चाहते हो फिर भी आते हैं। ठीक है, जो अनवांटेड मेल्स हो गए या अनसॉलिसिटेड मेल्स जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, स्पैम में कंसीडर करते हैं, या फिर बल्क या फिर जंक बोला जाता है उनको। ठीक है, ड्राफ्ट में आप मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्या, इनकम्प्लीट मेल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, इनकम्प्लीट मेल्स। ट्रेस में जो होता है वो क्या होता है, डिलीटेड ईमेल्स, जो आपने मेल डिलीट कर दी है उस वो कहां पर स्टोर हो जाती है, ट्रेस में स्टोर होती है। क्लियर। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करूं, देखिए क्वेश्चन इससे पूछा गया था, जो आपका जीमेल है यानी कि गूगल के द्वारा, याहू है, जोहो है, एप्पल है, ठीक है, आउटलुक मेल, ब्रेबो, यांडेक्स, मोजिला, फास्टमेल, टाइटन मेल, फेंस। ठीक है, ये तमाम सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, इनको भी याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आंसर दीजिए सभी। वंस डैश हैज इन्फेक्टेड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, इट जनरेट्स रेवेन्यू आइदर बाय डिस्प्लेइंग एडवर्टीजमेंट और यूजिंग पे पर क्लिक। ठीक है, और देखिए एडवर्टीजमेंट के पर्पज से कोई भी डिस्प्ले हो रहा है तो वो आपका किस में जाएगा, एडवेयर में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। क्लियर है। चलो आओ भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे।
कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू बुकमार्क द करंट वेब पेजेस ऑन द वेब ब्राउजर। बुकमार्क के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज करते हो वेब ब्राउजर पर, वेब ब्राउजर को यूज करते समय? क्वेश्चन नंबर 19 आंसर क्या होगा? देखिए Ctrl+D किसके लिए होता है भाई? बुकमार्क के लिए होता है। ये तो हो गया आपका आंसर। Ctrl+H होता है हिस्ट्री के लिए। Ctrl+J होता है आपका डाउनलोड के लिए। ठीक है, Ctrl+N होता है टू ओपन न्यू विंडो। ठीक है, नई विंडो को ओपन करने के लिए। अब यहां से मैं पूछ रहा हूं टू ओपन न्यू टैब, जल्दी बताओ। टू ओपन न्यू टैब के लिए बताओ। ठीक है ना। इनकॉग्निटो मोड के लिए बताओ। और टू गेट बैक क्लोज्ड टैब। ठीक है, और बताओ। ठीक है ना। टू मूव अप एंड डाउन इन टैब, ये बताओ, जल्दी से बताओ। नई टैब को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है भाई? ठीक है, नई टैब को ओपन करने के लिए होता है Ctrl+T होता है। अब नई टैब को ओपन करने के लिए Ctrl+T। अब यही टैब अगर गलती से बंद हो जाए, अगर आपको फिर से दोबारा लानी है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ टी प्रेस कर दो। इनकॉग्निटो मोड कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एन प्रेस कर दो। ठीक है ना। मूव अप इन द पेज टैब यानी कि पेज अप और पेज डाउन बटन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क। कह रहा है इनमें से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? विंचेस्टर है, फ्लॉपी डिस्क भी है, मैग्नेटिक टेप भी है, लेकिन मेमोरी कार्ड जो है वो आपकी फ्लैश ड्राइव होती है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर DC जो है इसका सही आंसर होगा। ये मैग्नेटिक स्टोरेज इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 इन पर्सनल कंप्यूटर द द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट स्विच थ्रू कनेक्टर। कह रहा किस कनेक्टर से इसको कनेक्ट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 सभी लोग जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है भाई? RJ45 यानी कि RJ45 ऑप्शन नंबर 4। RJ11 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये टेलीफोन केबल को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये 1 टेलीफोन लाइन। RJ25 जो है वो 3 टेलीफोन लाइंस को कनेक्ट करता है। ठीक है, RJ14 जो है वो 2 टेलीफोन केबल्स को। ठीक, याद रखिएगा NIC को कौन कनेक्ट करता है? RJ45। मैग्नेटिक मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क है, क्या बोल रहे हो? मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क उसी में ही आता है। ठीक है ना, वो मैग्नेटिक स्टोरेज ही होता है, मैग्नेटिक टेप भी। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से बताएंगे सभी। आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन द टेलीकम्युनिकेशन। बहुत सरल है, जो भी रूल्स होते हैं टेलीकम्युनिकेशन के दौरान किसको यूज करते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 23 अ डैश पोर्ट ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ अ बाइट एट अ टाइम। ठीक है, एक समय पर एक बिट ही ट्रांसफर करेगा बाइट का, तो वो कौन सा पोर्ट होता है? उसको उस पोर्ट को आप क्या कहोगे? पैरेलल, यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल या फिर डिस्प्ले पोर्ट। ठीक है, आंसर क्या होगा? सीरियल पोर्ट होगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 1 बिट एट अ टाइम, एक से ज्यादा बिट जब एक बार में होते हैं उसको पैरेलल पोर्ट बोला जाता है। एक बार देख लेते हैं कंप्यूटर पोर्ट में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या? A serial port is an interface through which peripherals can connect using a serial port protocol which involve the transmission of data 1 bit at a time over single transmission। ठीक है,
इसको बोलते हैं हम सीरियल पोर्ट। वहीं पैरेलल पोर्ट की अगर मैं बात करूं, एन इंटरफेस इन ए पैरेलल मैनर दैट इज डेटा ट्रांसफर्ड इन आउट और पैरेलल यूजिंग मोर देन वन कम्युनिकेशन लाइन और वायर, यानी कि एक से ज्यादा बिट को अगर एक बार में ट्रांसफर किया जाता है तो वेट पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट को हम प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ वायर्ड नेटवर्क। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि लैपटॉप में, आपके पीसी में भी एक सॉकेट बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? सुपर वीडियो पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ईथरनेट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सही आ रहा है, ईथरनेट पोर्ट होगा। ठीक है, नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इस तरीके का जो पोर्ट आप देखते हो क्या होता है? ईथरनेट पोर्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 25, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू ओपन विंडोज सेटिंग्स। ऑप्शन बताओ जल्दी से सभी से। विंडोज की सेटिंग्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? क्या विंडो ई, विंडो आर, विंडो आई, विंडो की के साथ शिफ्ट के साथ एस? जल्दी से बताओ। सी। देखो कुछ लोगों ने डी, राजीव राठी ने डी आंसर दिया, मुझे पता था कुछ ऐसे ही करोगे। ठीक है, विंडो के साथ आई प्रेस करेंगे तो हमारी सेटिंग ओपन हो जाएगी। विंडो के साथ आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विंडो के साथ ई प्रेस करने पर क्या होगा? ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर। विंडो के साथ आर करेंगे तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक, विंडो के साथ की के साथ शिफ्ट के साथ एस अगर प्रेस करते हो तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, आप पूरे स्क्रीन में, ठीक है, पूरे स्क्रीन पर जैसे ही आपने ये तीनों कॉम्बिनेशन का यूज किया तो पूरे ही स्क्रीन पर आप चाहो उस पर्टिकुलर पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात समझ गए? यानी कि जैसे ही आप ये तीनों बटन प्रेस करोगे, ठीक है ना, तो पूरी स्क्रीन कैसी हो जाएगी? डार्क ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, आप उस सेक्शन में आप माउस से सिलेक्ट करोगे, आपने सपोज इतना एरिया सिलेक्ट किया तो इतनी इमेज जो है वो आपकी क्लिप बोर्ड पर पेस्ट हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। आप कहीं पर भी उसको पेस्ट कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ, आप लिख लो यहां पर, टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन का कोई भी स्क्रीनशॉट या पार्ट ऑफ अ इमेज, पार्ट ऑफ डिस्प्ले। ठीक है, या उस डिस्प्ले का कोई छोटा सा भी पार्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन में भी, प्रिंट स्क्रीन में क्या होता है, जैसे प्रिंट, अभी मैं प्रिंट स्क्रीन अगर कर दूं तो प्रिंट स्क्रीन करने पर ये जो स्क्रीन है ये पूरी की पूरी क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगी। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इस स्क्रीन पर जैसे ही मैं विंडो शिफ्ट के साथ एस प्रेस करूंगा तो आपको सिर्फ इतनी ही, अगर सपोज आपको सिर्फ इतनी इमेज चाहिए उस स्क्रीन पे, तो आप इसी को इतना सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसके लिए यूज होता है विंडोज के साथ शिफ्ट के साथ एस। चलो क्वेश्चन नंबर 26, एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स। कह रहा है इनमें किस ऑफ द फॉलोइंग टूल्स में एवरेज फंक्शन जो है वो आपका दिया हुआ होता है। ठीक है, एवरेज फंक्शन किस में मिलेगा आपको? ऑटो सम फंक्शन के अंदर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम ऑन अ विंडो। प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हो? आल्ट प्लस एंटर। सब आप क्या करिए, फोल्डर को सेलेक्ट करिए। ठीक है, सेलेक्ट अ फोल्डर। ठीक है, और आल्ट प्लस एंटर करिए, उस फोल्डर की प्रॉपर्टी या उस फाइल की प्रॉपर्टी जो है वो आपको दिख जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी। बी क्यों दे रहे हो भाई? कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार नहीं होगा, आल्ट के साथ एंटर होगा। ठीक है, चलिए, FAAS स्टैंड फॉर, आंसर बताइए सभी, इसका आंसर क्या होगा?
FAAS क्या होगा? FAAS स्टैंड फॉर, कह रहा है फिक्स एज अ सर्विस, या फिर फॉल्ट रिपेयर एज अ सर्विस, या फिर फंक्शन एज अ सर्विस, या फिर FRVR एज अ सर्विस। बताओ भाई, जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? देखो, जब भी हम FAAS यानी कि फैस की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म जो होगा, यानी कि इसका मतलब जो होगा वो क्या होगा? फंक्शन एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब। ठीक है, ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। क्या है ये? एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जिस पर कस्टमर्स जो हैं अपने कोड को एग्जीक्यूट कराते हुए कोई भी इवेंट, ठीक है ना, कोई भी प्रोग्राम जो है वो अपने एप्लीकेशन पर करवा सकते हैं। फंक्शन एज अ सर्विस। ठीक है, सपोज दैट आप कोई वेबसाइट चला रहे हो, तो उस वेबसाइट पर आपको कोई फंक्शन ऐड ऑन कराना है, बात समझ रहे हो, तो आप कोडिंग के थ्रू कोड को चेंज कराते हुए, कोड को इनेबल कराते हुए, आप कोई भी कस्टमर हो सकता है किसी भी क्लाइंट का, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक पूछा जाता है SaaS, SaaS। ठीक है, तो वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। इसी तरीके से पैस पूछ लिया जाता है, PaaS, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए भाई, सर मैं सुसाइड कर लूंगा। काहे कर लोगे सुसाइड भाई? लो, क्या करना चाहते हो भाई? भाई ऐसा कुछ ना करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 इज द रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को स्कैन करते हुए, स्कैन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जल्दी से बताएंगे सभी, क्या होगा? ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर, मैग्नेटिक इंट कार्ड रीडर, MICR, या फिर OCR। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करने के लिए किसका यूज करते हैं? OCR, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसी तरीके से एक OMR होता है, जल्दी से फुल फॉर्म बताओ भाई। OMR, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30 विच द फॉलोइंग इज अ ऑप्टिकल डिस्क। कह रहा है इनमें से कौन सी एक ऑप्टिकल डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क की बात करें अगर, तो देखिए भाई, डिस्क पैक ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क है, विंचेस्टर डिस्क ये भी आपकी मैग्नेटिक डिस्क है, जिप डिस्क ये भी मैग्नेटिक है, लेकिन DVD जो है वो आपकी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। यही आपका सही आंसर होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? जल्दी से बताओ भाई। मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर टू डाउनलोड एनीथिंग। कह रहा है कि किसी भी चीज को डाउनलोड करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है क्या? ठीक है, फिर कह रहा है अपलोडिंग इज अ प्रोसीजर फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्वर। डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूजर्स डिवाइस टू द वेब सर्वर व्हाइल अपलोडिंग। फिर कह रहा है डाउनलोड इज अ प्रोसीजर ऑफ कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर टू द मशीन। सभी लोगों के आंसर आ गए हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट, क्या इनकरेक्ट है? बिल्कुल, मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर टू डाउनलोडिंग एनीथिंग, यानी कि वेब सर्वर को मेमोरी की जरूरत पड़ती है अगर आप डाउनलोड करोगे। भाई आप डाउनलोड कर रहे हो सर्वर से, तो आपके में मेमोरी चाहिए होगी उसको, उस फाइल को स्टोर करने के लिए, ना कि वेब सर्वर को। तो इसलिए गलत हो गया। अपलोडिंग इज अ प्रोसीजर फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्वर, बिल्कुल सही बात है। आपकी डिवाइस से डेटा को कॉपी किया जाता है वेब सर्वर, वो अपलोडिंग होता है। जो वेब सर्वर से कॉपी होके आपके डिवाइस में स्टोर होता है उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूजर, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही हैं।
पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 31 का ए आंसर हो जाएगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय पिंग कमांड, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। पिंग कमांड के थ्रू कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। सर आज कितने क्वेश्चन हैं, बस आधे क्वेश्चन हो गए हैं, आधे और बचे हैं, है ना। देखिए भाई, टीसीपी की बात करें, यूडीपी, एआरपी, आईसीएमपी। अगर पिंग कमांड की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आईसीएमपी यूज होगा। आईसीएमपी बोले तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। पिंग कमांड में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो यूज होता है आईसीएमपी, ठीक है। स्ट्राइक बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, आईसीएमपी यानी कि, और ये किस लेयर में यूज होता है, नेटवर्क लेयर में यूज होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यूडीपी, ठीक है। यूडीपी क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक। एआरपी क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। टीसीपी आप जानते हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। यूडीपी की अगर मैं बात करूं, ये किसके लिए यूज होता है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं इंटरनेट पर, ठीक है, तो उसमें एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस के लिए हम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डिस्कवरिंग लिंक लेयर एड्रेस को डिस्कवर करने के लिए हम एआरपी यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर, पिंग कमांड जरा देखिए क्या है, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो सकता है पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। इज अ यूटिलिटी दैट सेंड्स अ सिग्नल to another computer over a network and then receive a reply from the computer that was pinged and send it back to the first computer। पिंग कमांड से हम बेसिकली क्या इस्तेमाल करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर जो कम्युनिकेशन हो रहा है क्या उसमें इंटरनेट का एक्सेस है या नहीं है, ठीक है। जैसे with the ping command one can quickly determine whether a machine has an inter access, क्या मशीन के पास इंटरनेट एक्सेस है या नहीं है, ठीक है ना। इसका हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं, किसकी मदद से, पिंग कमांड की मदद से। इसमें होता क्या है कि एक सिग्नल भेजा जाता है, एक सेंडर के द्वारा सिग्नल भेजा जाएगा टू अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। अगर वो उससे दूसरे कंप्यूटर से वो सिग्नल रिसीव हो गया, उसका रिप्लाई भी मिल गया, ठीक है, जो उसको पिंग किया गया था, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसको, पिंग कमांड यानी कि पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। सर इस क्लास का शेड्यूल जो है वो अब लास्ट क्लास है आज की, ठीक है। शेड्यूल तो अब कुछ नहीं है, अब लास्ट क्लास जो है वो आपकी आज है, ठीक है। आज जो है लास्ट क्लास है, इसके बाद जो है वो आपका हो जाएगा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 33 आंसर बताएं सभी क्या होगा। कह रहा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या होगा सीपीयू के अंदर, टू मैनेज इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, to manage memory storage, to manage the flow of data and instruction within the CPU, to display images on a screen। Question number 33 क्या हो जाएगा, to manage the flow of data and instructions within the CPU। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है उसका सही जवाब होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 34 अरेंज द फॉलोइंग वेब ब्राउजर्स बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। ईयर ऑफ इन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका जो है उसको अरेंज करना है, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आंसर बताएंगे सभी, इसका आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। चलिए भाई इसका आंसर बताओ सभी लोग जल्दी से।
बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। देखिए भाई, अगर हम इसके वेब ब्राउजर की बात करें, देखो नेटस्केप नेविगेटर है, मोजिला फायरफॉक्स है, मोज़ेक है, और है आपका गूगल क्रोम। सबसे पहले जो आया था वो आया था आपका मोज़ेक। सबसे पहले कौन सा आया था? मोज़ेक आया था, ठीक। उसके बाद आया था आपका नेटस्केप नेविगेटर, उसके बाद आया था आपका मोजिला फायरफॉक्स, फिर उसके बाद आया था यानी कि गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है सबसे बाद में आया, ठीक है, इन चारों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 34 का CABD यानी कि ऑप्शन नंबर 1। मोज़ेक की बात करें, ये 1993 में आया था, ठीक है ना। मोज़ेक जो है वो 1993 में आया था। नेटस्केप नेविगेटर उसके बाद आया, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स आया, ये मोजिला फायरफॉक्स आया था 2002 में, ठीक है। इसकी डेट कंफर्म मुझे नहीं हो रही है, ठीक है। ये तो उसके बाद आया था, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो जो सीक्वेंस है वो आपका हो जाएगा CABD, याद रखिएगा, क्लियर है। चलो भाई, इज अ यूटिलिटी दैट सेंड्स अ सर प्लीज कम से कम 2 क्लास और ले लीजिए। अरे भाई बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हो गया कंप्यूटर, ठीक है, इतना पढ़ा दिया, बहुत सफिशियंट है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 35, जो मैंने टाइप ऑफ बस पढ़ाया था, जल्दी से जवाब दो, इसका क्या होगा आंसर। आप तो बोल रहे थे 10 क्लास, हाँ मैं बोल रहा था 10 क्लास लेने को, लेकिन इतना ज्यादा सब कुछ पढ़ाई दिया है, ठीक है, चीजों को बार बार क्या ही आप एक सारी मॉक को कंप्लीट करिए, पी भाई को कंप्लीट करिए, ठीक है, आपका भला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2008 में बता रहे हो, ठीक है, ठीक है। अ बस दैट कनेक्ट मेजर कंपोनेंट्स इन अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सच एज CPU, IOPS एंड मेमोरी इज कॉल्ड अ, ठीक है, क्या होगा आंसर? सिस्टम बस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी रिसेंट में ही अभी आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिस्टम बस, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंडविड्थ इज द बिट रेट ऑफ अवेलेबल और कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस टिपिकली इन द मीट्रिक मल्टीपल्स। बैंडविड्थ जो होती है बिट रेट होता है, बिल्कुल बैंडविड्थ से ही डिसाइड होता है कि टेलीकम्युनिकेशन में जो इंटेंसिटी डिसाइड की जाती है नेटवर्क पे, ठीक है, वो बैंडविड्थ से ही होती है, ठीक है। नेट जो भी आपका सिग्नल जा रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी, वो बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है। तो बिट्स पर सेकंड, निबल्स पर सेकंड, बाइट या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बिट्स पर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा बिट्स पर सेकंड, ठीक है। सर अब आप कभी क्लास नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई, ठीक है, कहीं जा थोड़े रहे हैं। अब आपके इम्तिहान की बारी है, ठीक है। मैंने जो है अपना काम पूरा किया, अब आपकी बारी है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर करके आइए, ठीक है ना। तो ही हमारे इस मेहनत करने की जो एक गुरु दक्षिणा कह सकते हैं, तो वो हमको मिल जाएगी, ठीक है। बस आपका सिलेक्शन हो जाए और अच्छे से अच्छा आप स्कोर करिए सारे सब्जेक्ट में, खासकर मेरे सब्जेक्ट में, बस बढ़िया है, ठीक है। लेकिन सभी सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा बढ़िया, तभी तो सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है। मेरा एग्जाम नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है भाई? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 37, बैड रेबिट इज अ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताओ। बैड रेबिट जो है वो इनमें से कौन सा है? रैंसमवेयर है, एडवेयर है, स्पाईवेयर है, या फिर वॉर्म है? ठीक है, आंसर क्या होगा? बैड रेबिट क्या है आपका? एक तरीके का रैंसमवेयर है, क्लियर। रैंसमवेयर के कई सारे एग्जांपल्स हैं, देख पा रहे होगे आपको, तो एक लिस्ट को आप एक गो थ्रू कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैकर्स आल्सो नोन एज क्रैकर्स, ऐसे हैकर जिनको क्रैकर्स भी बोला जाता है, हैक टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम एंड हार्म इट्स ऑपरेशन और स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इनको क्या कहा, किस कैटेगरी में रखा गया है ऐसे हैकर्स को? व्हाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट, या फिर ग्रे हैट? क्वेश्चन नंबर 38 आंसर देंगे सभी।
देखो भाई, बिना किसी परमिशन से अनऑथराइज एक्सेस में जा किसी में एंट्री करना और उसके सिस्टम को हार्म पहुंचाना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना कहलाता है किस कैटेगरी में? ब्लैक हैट में आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें आएगा ब्लैक हैट। याद रखिएगा, इनको क्रैकर्स भी बोला जाता है। तो हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ब्लैक हैट को क्रैकर्स भी बोला जाता है। एक बार देख लेंगे टाइप्स ऑफ हैकर्स को भी। व्हाइट हैट की अगर मैं बात करूं, देखिए नाम से ही क्लियर है, सफेद। सफेद बोले तो यानी कि साफ सुथरा। ठीक है, ये लीगल हैकर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम एथिकल हैकर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं ताकि जो भी उनके सिस्टम में कोई भी लूप होल है या कोई टेस्टिंग के दौरान कोई दिक्कत आती है या वर्किंग के दौरान कोई दिक्कत आती है तो उनको चेक करते रहते हैं ये लोग, ताकि अनऑथराइज एक्सेस किसी का ना हो पाए। ठीक है, ये इसलिए एक्सेस नहीं लेते हैं उसमें ताकि कोई नुकसान पहुंचाएं। ये उस सिस्टम को बचाने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। कौन? व्हाइट हैट। व्हाइट हैट हैकर्स आर वन ऑफ द ऑथराइज्ड, याद रखिएगा, ऑथराइज्ड और सर्टिफाइड हैकर्स होते हैं हु वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय परफॉर्मिंग पेनिट्रेशन, यानी कि गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। मेन मकसद क्या होता है? दे ऑल्सो इंश्योर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैलिशियस साइबर क्राइम्स, यानी कि मैलिशियस साइबर क्राइम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इनको हम बोलते हैं एथिकल हैकर्स भी बोला जाता है। किनको? व्हाइट हैट को। इनको एथिकल हैकर्स भी बोलते हैं। ठीक, ब्लैक हैट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दे आर ऑफन कॉल्ड क्रैकर्स, मैंने अभी बताया इनको क्रैकर्स बोलते हैं। ये मैलिशियस हैकर होते हैं। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी भी डेटा, किसी भी सिस्टम में देते हैं और डेटा को डिस्ट्रॉय या फिर स्टोल करते हैं। ठीक है, इनको हम क्रिमिनल की कैटेगरी में रखते हैं। किनको? ब्लैक हैट में। ग्रे हैट की अगर मैं बात करूं, कॉम्बिनेशन होता है ब्लैक हैट और व्हाइट हैट का। ठीक है, अ ग्रे हैट हैकर में सर्फ द इंटरनेट and hack into a computer system for the sole purpose of notifying the administrator that the system has been hacked, यानी कि ये इसलिए काम करते हैं, हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के बारे में ऑर्गेनाइजेशन को ना पता हो कि उनकी वेबसाइट हैक हो चुकी है या कुछ लीकेज हो रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, कि जानबूझ के उसमें एक्सेस लेते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि हमने इसमें आपका एक्सेस लिया हुआ है, यानी कि आपका सिस्टम इतना वीक है, आपकी वेबसाइट इतनी कमजोर है कि हमें एक्सेस मिल गया। तो ये दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन में आ जाता है। ठीक है, फिर उसको रिपेयर कराने के लिए वो पैसे भी डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू हैट देखिए, दे आर मच लाइक अ व्हाइट हैट हैकर्स, दे आर वर्क फॉर कंपनीज ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर राइट बिफोर द प्रोडक्ट लॉन्च, यानी कि सॉफ्टवेयर के लॉन्चिंग से पहले उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग में जो हैकर्स यूज करते हैं वो ब्लू हैट होते हैं। रेड हैट की बात करें, यह भी एक तरीके का एथिकल हैकर होता है हु यूज स्किल्स टू प्रोटेक्ट सिस्टम एंड नेटवर्क फ्रॉम द मैलिशियस अटैक्स। क्लियर है? स्क्रिप्ट किडीज, ये देखो पूछ लिया जाता है। स्क्रिप्ट किडीज उसी तरीके से, देखो किड्स का मतलब बच्चों से। अब बच्चे देख देख के सीखते हैं, तो आपने क्या किया, कोई ऐसा नौसिखिया जिसने कोडिंग बस ऐसे नेट से देख देख के सीख ली और देखने के बाद उसने किसी भी चीज को क्या हैक करने की कोशिश की। ठीक है, नॉन एक्सपर्ट हु ब्रेक्स कंप्यूटर सिस्टम या प्री पैकेज्ड ऑटोमेटेड टूल्स, तो इनको बोलते हैं हम स्क्रिप्ट किडीज। अ प्रीपेयर्ड प्लान ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इज किडीज, यानी कि इमैच्योर, यानी कि उनको कोई बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती है जैसे एथिकल हैकर्स को होती है, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाए कौन? स्क्रिप्ट किडीज। क्या भाई बफरिंग हो रही है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 जल्दी से बताइए भाई। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन यू डिलीट एन आइटम फ्रॉम एनी ऑफ द ड्राइव्स, मेकिंग ऑफ द डिलीट की और इवन सिंपली राइट क्लिकिंग एंड शिफ्ट सिलेक्टिंग द डिलीट ऑप्शन, द आइटम मूव्ड टू। जब भी आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर की बात हो रही है, विंडोज ओएस की बात हो रही है, ठीक है, जब भी आप किसी फाइल को डिलीट करती हैं तो डिलीट करने के बाद ये कहाँ जाती? सीधी सीधी दौड़ी चली जाती, किसमें? रिसाइकल बिन में, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहते हो कि रिसाइकल बिन में ना जाए, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ डिलीट। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करोगे तो ये नहीं जाएगा, किसमें? रिसाइकल बिन में। क्वेश्चन 40, which of the following is an example of the input device
इन अ कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन है? मॉनिटर तो भैया आउटपुट है, प्रिंटर भैया आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से टच स्क्रीन क्या हो जाएगी? फिर इनपुट हो जाएगी। लेकिन टच स्क्रीन जो है वो बोथ इनपुट और आउटपुट की तरह काम करती है, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन 41, MS Office 365 द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में किसमें मिलता है भाई? लेआउट टैब में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे होगे। पेज सेटअप जो आपकी लेआउट टैब है, पेज सेटअप ग्रुप में आपको जो है पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज या पेज कॉलम का आपसे ऑप्शन मिल जाएंगे। ओरिएंटेशन में आपको पोर्ट्रेट मिलता है, ठीक है, एक लैंडस्केप मिलता है, ठीक है। पोर्ट्रेट जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज अ फायरवॉल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? नेटवर्क सिक्योरिटी के टर्म में फायरवॉल क्या है? जल्दी बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू बूस्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, अ टाइप ऑफ मॉलवेयर दैट स्प्रेड थ्रू द ईमेल अटैचमेंट, अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट फिल्टर्स एंड कंट्रोल्स नेटवर्क ट्रैफिक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, फायरवॉल जो है वो दोनों तरीके से यूज होता है, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, ठीक है, ठीक है। सिक्योरिटी ब्रीचेस से बचने के लिए, यानी किसी साइबर अटैक से बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? वाइल नेटवर्किंग डिवाइस, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना? बिल्कुल, स्विच जो है इसका सही आंसर हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, बताएं सभी इसका आंसर क्या होगा? कितने क्वेश्चन हैं बाबू ओराम? बस 15 मिनट और बने रहो मेरे साथ। इन फाइल एक्सप्लोरर विंडोज 10 द कीबोर्ड शॉर्टकट नम लॉक प्लस एस्टेरिक साइन। नम लॉक के साथ एस्टेरिक साइन अगर प्रेस करते हो इन विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर को यूज करते समय, इससे क्या होगा? कह रहा ओपन द प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स फॉर द सेलेक्टेड आइटम। सेलेक्टेड आइटम की क्या प्रॉपर्टीज ओपन होगी इससे? जल्दी से बताओ। ऐसा तो नहीं होता है भाई, ये किससे होता है? मैंने बताया था आपको, ऑल्ट प्लस एंटर से होता है ये काम। डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर, सिलेक्टेड फोल्डर का कंटेंट दिखाना है आपको, तो नम लॉक के साथ आपको दबाना पड़ेगा प्लस साइन, ठीक है ना। डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर ऑन द सिलेक्टेड फोल्डर, यही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलैप्सेस द सिलेक्टेड फोल्डर। सिलेक्टेड फोल्डर को कोलैप्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नम लॉक के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा माइनस साइन, ठीक है। सर गाजर का हलवा खाओगे? अच्छा, गाजर का हलवा खिलाओगे? खाओ भाई खाओ गाजर का हलवा। चलो समझ गए ना सभी? ये देखो क्या करता है कि जो आपका डिस्प्ले, मैं देखो आपको चलो दिखाते हैं क्या करते हो। जब आपका नेविगेशन पेन जो होता है इस साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो एक सब फोल्डर के अंदर कई सारे फोल्डर आते हैं, फिर इसके फोल्डर कई सारे फोल्डर आते हैं। सपोजिट अगर आपको इसको कोलैप्स करना है, इस फोल्डर को और इसको हाइड को, तो इसको आप सेलेक्ट कर दिए और नम लॉक के साथ प्लस करेंगे तो इसके अंदर वाले खुल जाएंगे, और नम लॉक के साथ माइनस प्रेस करोगे तो ये वाले हाइड हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, ठीक है। डिस्प्ले करना चाहते हो तो नम लॉक के साथ प्लस, और इनको छुपाना चाहते हो तो नम लॉक के साथ माइनस, ठीक है। जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ओपेरा है, गूगल क्रोम है, एप्पल सफारी है, फेसबुक जो है वेब ब्राउजर नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, शिफ्ट के साथ इंसर्ट, शिफ्ट के साथ इंसर्ट जो है किसका शॉर्टकट होता है? शिफ्ट के साथ इंसर्ट मैंने बताया था। देखिए भाई, शिफ्ट के साथ इंसर्ट जो है वो यूज होता है कॉपी के लिए। किसके लिए यूज होता है? कॉपी करने के लिए यूज होता है। कट की मैं बात करूं तो कट के लिए आप यूज करोगे शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, ठीक है ना। सॉरी, गलत बता दिया मैंने, गलत बता दिया।
शिफ्ट के साथ इंसर्ट यूज करोगे पेस्ट के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, माई एलोपॉजी, ठीक है, हो जाता है एलोपॉजी। ठीक है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट जो यूज करते हैं वो पेस्ट के लिए यूज किया जाता है। कट जो है शिफ्ट प्लस डिलीट यूज करोगे। कॉपी के लिए आप कंट्रोल प्लस इंसर्ट यूज करोगे। ठीक है, मूव आप जानते हो जो कट है वही मूव है। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज कर लोगे आप। ठीक है, अगर वैसे बात की जाए कट कॉपी पेस्ट तो बहुत जो शॉर्टकट होते हैं आप जानते हो। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होता है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस, मतलब ये भी होते हैं साथ में ये भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन में आए उसको देखिए। क्वेश्चन 47, कंसीडर द यूआरएल विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेंट इन द यूआरएल। कह रहा कि इनमें से इस यूआरएल में दिए गए ऑप्शन में से क्या क्या है। क्या ब्राउजर नेम है? क्या यूआरएल में ब्राउजर नेम होता है? नहीं होता है। क्या फाइल नेम होती है? क्या जल्दी से बताओ। बिल्कुल होता है। होस्ट नेम भी होता है। क्या ईमेल एड्रेस होता है? नहीं होता है। प्रोटोकॉल भी होता है। तो BCE यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा आपका आंसर। ठीक है, अगर मैं एक यूआरएल की बात करूं, ठीक है, ये इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है ना। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सपोज दैट ये आपकी एक वेबसाइट है http://google.com। ये HTTP क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। गूगल का एक डोमेन नेम है। डॉट नेम का टाइप ऑफ डोमेन है। देखिए जरा यहाँ से, ये एक स्ट्रक्चर है, प्रोटोकॉल है, सब डोमेन है, डोमेन नेम है, पोर्ट है, पाथ है, क्वेरी है। ठीक है, डोसीड पैरामीटर्स में आ जाता है, फ्रेगमेंट में आया। तो ये कुछ क्या स्ट्रक्चर है किसका? यूआरएल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल। देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार कराया था तो कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है ना, कंफ्यूजन एक्चुअली हुआ था। ठीक है, उसको मैं आज दूर कर दूंगा। देखिए कह रहा कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट फॉर्मेट है ईमेल एड्रेस का। बात हो रही है करेक्ट फॉर्मेट की। ठीक, तो देखिए किसी भी ईमेल आईडी में आप $@ नहीं यूज कर सकते, पहली बात। ठीक है, www कोई ईमेल एड्रेस ऐसा भी नहीं हो सकता जिसमें @ साइन आपने ना यूज किया हो। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही। ऑप्शन सही हो जाएगा नेम, नेम से पहले ये आपका होता है यूजर नेम, @ के बाद वाला होता है डोमेन नेम। क्लियर हुई बात? समझ गए? देखिए जब भी आप क्रिएट करते हो कोई भी यूजर नेम, तो देखिए अलग अलग जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए अलग अलग नियम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जीमेल को कंसीडर करते हुए आपको बताएंगे। देखो मैं ये देखो क्रिएट कर रहा था ताकि आपको दिखाने के लिए। मैंने ईमेल में क्या क्रिएट किया, मैंने देखो यूजर नेम में ये @ है और बाद वाला ये क्या है आपका डोमेन नेम है, यानी कि जीमेल है। ठीक है, और इससे पहले वाला ये हमारा क्या होता है? यूजर नेम होता है। अब देखिए मैंने इसमें डैश और अंडरस्कोर यूज किया, तुरंत उसने लिख दिया सॉरी ओनली लेटर्स A to Z, नंबर्स 0 to 9 एंड पीरियड्स आर अलाउड है। यानी कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम क्रिएट करते समय आप सिर्फ और सिर्फ लेटर्स यानी कि A से लेकर Z तक, वो स्मॉल या कैपिटल दोनों हो सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता है, अपर केस लोअर केस दोनों में ले लेता है। आप नंबर यूज कर सकते हो 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, और आप पीरियड साइन यानी कि डॉट साइन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, डॉट साइन का अपने यूजर नेम में। क्लियर है? लेकिन वहीं अगर मैं आउटलुक में देखूं, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है उसमें मैंने क्रिएट किया, तो देखो अंडरस्कोर भी उसने ले लिया और डैश भी ले लिया। माई नेम -20.aman@outlook.com उसने ले लिया। देखो पासवर्ड पे आपको पहुंचा दिया। इसका मतलब अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के अलग अलग रूल्स हैं यूज करने के। तो हम कंसीडर करेंगे किसको? अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आप क्वेश्चन कंसीडर करिएगा जीमेल वाले को, तो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, पिछली बार मैंने उसको ओवरऑल लेके बता दिया था, फिर बाद में मैंने नोट्स में अपडेट भी करा दिया था। जो भी PC बैच में होंगे, ठीक है, नोट्स आपके अपडेट हो गए होंगे, तो उसमें आपको यही मैंने मेंशन करा दिया A to Z या फिर 0 to 9 या फिर डॉट यानी कि पीरियड का इस्तेमाल आप कर सकते हो।
क्लियर है? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द अलाइनमेंट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट का ऑप्शन क्या होता है? टू इंसर्ट इमेजेस एंड ग्राफिक्स नहीं, टू एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस नहीं, टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट नहीं, टू कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ द मार्जिन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अलाइनमेंट होता क्या है? देखो, होम टैब पर आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में, यानी कि ये होगी आपकी होम टैब के अंदर जो आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, यही होता है आपका अलाइनमेंट। यही आपका है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट होता है 4 तरीके से, ठीक है? अब अलाइनमेंट होता है आपका 4 तरीके से, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई। राइट के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+R, लेफ्ट के लिए होता है Ctrl+L, सेंटर के लिए होता है Ctrl+E, जस्टिफाई के लिए होता है Ctrl+G, और L जो होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है? अगर मैं इसको 1 नंबर दूं, इसको मैं 2 नंबर दूं, इसको 3 नंबर दूं, इसको 4 नंबर दूं, तो हमारे इस फिगर में, ठीक है, राइट वाला ये हो जाएगा, लेफ्ट वाला ये हो जाएगा, ठीक है, सेंटर हो जाएगा हमारा ये, और जस्टिफाई हो जाएगा ये नंबर, ठीक है? याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है? थोड़ी देर और बने रहो हमारे साथ। व्हाट इज द रोल ऑफ रोम रीड ओनली मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? रोम की बात कर रहा है। मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन नहीं, स्टोर यूजिंग जनरेटेड फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट नहीं, स्टोरिंग द कंप्यूटर्स फर्मवेयर एंड स्टार्टअप इंस्टेंस। बिल्कुल, जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जो फर्मवेयर इसमें डाला जाता है, दैट वन इज रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। पानी पी लो भैया, पी लिया पानी। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज डीडीओज अटैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? ठीक है, डीडीओज अटैक यानी कि साइबर सिक्योरिटी के संबंध में डीडीओज अटैक क्या होता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, डीडीओज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्विस अटैक। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। बताइए भाई 51 का आंसर क्या होगा? एन अटैक दैट एम्स टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर, नहीं। एन अटैक दैट फ्लड्स अ नेटवर्क विद एक्सटेंसिव ट्रैफिक टू ओवरवेलम एंड डिस्टर्ब द ऑपरेशन, बिल्कुल सही। यानी कि इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज दिया जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से आपका जो ऑपरेशन है, जो वेबसाइट है, वो क्रैश कर जाती है। डीडीओज बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक फ्लडिंग अटैक और क्रैश अटैक। फ्लडिंग अटैक में क्या होता है इसमें हैकर जो है वो इतने ह्यूज अमाउंट में ट्रैफिक भेजता है आपके सर्वर पर, जिससे आपका सर्वर हैंडल नहीं कर पाता है, वो क्रैश हो जाता है। वहीं क्रैश अटैक में क्या होता है, ठीक है, द हैकर एक्सप्लॉइट अ बग ऑन द सर्वर, किसी भी सर्वर पर कुछ बग भेजता है, ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टम क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है। इसको बोलते हैं आप डीडीओज। 52, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज फिशिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? फिशिंग क्या है भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वॉर्म, नहीं है। अटैक दैट फ्लड्स नेटवर्क, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक दैट ट्रिक्स यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब होगा, नो डाउट। क्लियर है? अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टेड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी जो है, यानी कि जो सेंसिटिव ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, जैसे कि आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, डेबिट कार्ड डिटेल्स हो गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फिशिंग। क्वेश्चन 53, बीसीसी क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, याद रखिएगा बीसीसी क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कह रहा है कि क्या होता है बीसीसी? टू इंक्लूड मल्टीपल मेल रेसिपिएंट्स इन अ सिंगल फील्ड, ऐसा तो नहीं होता है उद्देश्य बीसीसी का। टू इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ईमेल, नहीं। टू सेंड कॉपीज ऑफ द ईमेल विदाउट रिवीलिंग द अदर रेसिपिएंट एड्रेसेस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू इन अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? एएलयू का फंक्शन क्या होता है?
इट एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड लॉजिक ऑपरेशंस। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54। फिर कह रहा व्हेन अ न्यू पर्पस सॉरी what a new text document when a new document is created in MS Office 2016 the default text size जो है डिफॉल्ट कितना होता है। देखो डिफॉल्ट की बात करूं तो डिफॉल्ट मिलेगा आपको 11। जो ड्रॉप डाउन मेनू होगा, ड्रॉप डाउन मेनू जो होगा उसमें आपको साइज मिलता है 8 से लेकर 72। ठीक, मिनिमम साइज हो सकता है 1, मैक्सिमम हो सकता है 1638 पॉइंट। ठीक है, शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक तो होगा इंक्रीज के लिए, इंक्रीज 2 तरीके से, एक होगा डिक्रीज, ये भी 2 तरीके से। इंक्रीज अगर हम करते हैं y 1 पॉइंट या फिर बाई 1 वैल्यू, ठीक है, वही सेम y 1 पॉइंट y 1 वैल्यू। अब दोनों में अंतर क्या है जरा देखिए, मैंने जो भी पीसी बैच में रहे होंगे उनको पता होगा, मैंने करके दिखाया था, ठीक है ना। देखिए जरा, बाई 1 पॉइंट की बात करूं, पहले 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अगर आपके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ दिस सिंबल, ठीक है, जो आपके करली ब्रेसेस और ब्रैकेट के पास जो बटन होती है उसका यूज करते हैं। डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, सी नहीं है। बाई 1 वैल्यू, वैल्यू का मतलब जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को नीचे करते हो, ठीक है, 8 मिलेगा, ठीक है, 10 मिलेगा, 12 14 16, फिर शायद 20 होता है, एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर 24, ठीक है, 40, इस तरीके से वैल्यू से बढ़ाना होता है। तब आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन, ठीक है। अगर कम रिलीज करना है, कम करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखें। ठीक है, 1638 है ये। Question 56. Which feature in MS Word allow you to see a document layout and formatting as bit FL when printed? उसको बोलते हैं आप प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। अब जल्दी से इसके शॉर्टकट बता दो, जल्दी से इसके शॉर्टकट बता दो क्या होते हैं प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट्स, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। देखिए भाई क्या होता है, एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F2 होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ F12 होता है। एक होता है आपका ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस I, ठीक है। ये तीनों ही आपकी प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट होते हैं। और प्रिंट के लिए होता है क्या, कंट्रोल प्लस P, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57. Which keyboard is used to jump the cursor to the next cell of the table in MS Word? नेक्स्ट सेल में अगर आपको जंप करना हो तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप? टैब यूज करोगे। क्या यूज करोगे? टैब यूज करोगे। क्या याद रखिएगा, अगर आपको 1 स्टेप बैक आना है तो शिफ्ट के साथ टैब यूज कर लो, ठीक है ना। वहीं देखो एक्सेल में आपसे पूछ लिया जाता है, एक्सेल का मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूं। एक्सेल में ऊपर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और नीचे, ठीक है। एक सेल ऊपर, एक सेल नीचे, एक सेल आगे, एक सेल पीछे। ऊपर जाने के लिए शिफ्ट के साथ एंटर, नीचे आने के लिए सिर्फ एंटर, आगे जाने के लिए टैब और पीछे आने के लिए शिफ्ट के साथ टैब। याद रखिएगा, एक सेल आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए किसमें? एक्सेल में ये शॉर्टकट यूज होते हैं। क्लियर है? अब जल्दी से एक शॉर्टकट बताओ, एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना। टू सेलेक्ट एंटायर
कॉलम रो सीट, जल्दी से बताओ, जल्दी से तीनों शॉर्टकट बताओ। चलो भाई, टू सेलेक्ट इंटायर कॉलम रो एक्सेल्स, किसमें, एक्सेल में पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो सी फॉर कॉलम, सी फॉर कंट्रोल, याद रखिएगा कंट्रोल के साथ स्पेस बार, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। रो सेलेक्ट करनी है शिफ्ट के साथ स्पेस बार। पूरी की पूरी सीट सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ले लो, शिफ्ट ले लो और स्पेस बार भी ले लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग in MS Word allow to quickly remove all formatting from selected text retaining underlying text, ठीक है। सारी की सारी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हम यूज करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। ये वर्ड में बात हो रही है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने की बात नहीं, वो एक्सेल में है, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, है ना। कॉपी फॉर्मेटिंग करनी है तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉपी फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। पेस्ट फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है ना, पेस्ट फॉर्मेटिंग करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ठीक है ना। पेस्ट स्पेशल के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस बी यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव MS वर्ड पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के लिए डॉट पीपीटी, ठीक है, या फिर डॉट पीपीटी एक्स भी यूज करते हैं, है ना। डॉट डीओसी एक्स या फिर डॉट डीओसी, ये दोनों के दोनों किसके यूज होते हैं, MS वर्ड के एक्सटेंशन है, ठीक है। डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है ना, ये किसका होता है, ये आपका एक्सेल का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, विच द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपका, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय डियर, हाउ कैन यू इंसर्ट अ ब्लैंक रो एट द टॉप ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट के टॉप पर एक रो इंसर्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा। सर ISO क्लास के लिए टाइपिंग में 5, वो पोस्ट में देख लेना भाई, ठीक है, मुझे पोस्ट कंफर्म नहीं है, वो पोस्ट में देख लेना कि कुछ पोस्ट के लिए जो है वो टाइपिंग। देखो मैं फिर कह रहा हूं आपसे राहुल कुमार, बाकी स्टूडेंट्स से भी कह रहा हूं, बाकी मेरे साथियों मेरे भाइयों सभी से मेरी निवेदन है क्या कि आप जब टाइपिंग के लिए जा रहे हो तो मन में ये क्यों भ्रांति फैला रखी कि सर नहीं मुझे 5% 20%। आप इस मोटिव के साथ जाइए, मुझे बस जो दिख रहा है मुझे टाइप करके आना, बस खत्म बात। पहले से ही दिमाग बना लिया नहीं 5% 20%, वो एरर होंगी, वो एक अलग वो है, ठीक है ना, वो एक अलग मसला आ जाता है। लेकिन पहले से ही क्लियर कर लिया नहीं 5% भी, तो आप पहले से ही फ्लेक्सिबल होके जा रहे हो। तो प्लीज आप बिल्कुल इत्मीनान से, टाइपिंग इतना बहुत बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। जो जो चीज़ों को मैंने बताया था वीडियोस में, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा और बड़े इत्मीनान से तसल्ली से टाइपिंग को टाइप करिए। जो भी आपके पैसेज पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तसल्ली से पहले स्टार्टिंग थोड़ा स्लो करिएगा, उसके बाद जब रिदम बन जाए थोड़ी स्पीड को बढ़ाइएगा, एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा, ठीक है। 5% और 20% के चक्कर में ना पड़ो, बस जो आपकी लगभग 26 27 28 वर्ड पर मिनट स्पीड है उसको ले आओ, बस काम खत्म, ठीक है। तुम्हें बहुत बड़ा वो कोई अवार्ड नहीं जीतना है। क्वेश्चन 61 आंसर बताएंगे सभी। 61 का आंसर क्या होगा भाई, कह रहा है कि कैसे इंसर्ट करोगे, कह रहा है क्लिक ऑन द रो नंबर एंड प्रेस द डिलीट की। नहीं भाई, राइट क्लिक ऑन द रो एंड सेलेक्ट द इंसर्ट, ठीक है। 61, ड्रैग द माउस ऑन द रो बॉर्डर टू सिलेक्ट द रो एंड क्लिक द इंसर्ट इन द सेल्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो
उम्मीद करते हैं आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास हो गई हमारी ख़त्म और ये हो गया आपका बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, ठीक है, परमार एकेडमी की तरफ से, परमार एसएससी की तरफ से, ठीक है, हमारे सभी टीचर्स की तरफ से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि 18, 19 और 20 को होने वाला है, ठीक है। आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे, ठीक है, जो नंबर है, ठीक है, जो डाउट वाला नंबर है, तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़रूर भेजिए, ठीक है, कंप्यूटर के, जीके जीएस के, ठीक है, कंप्यूटर के जीके जीएस के क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग भी आइडिया लगा पाएँ कि कहाँ तक कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास तो अब नहीं होगी, ठीक है, अगले किसी बैच में मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल पीसी बैच तो है, जो पीसी बैच की जो है वो आज लास्ट क्लास है, ठीक है। आप लोगों के साथ काफ़ी समय हमने व्यतीत किया आप लोगों के साथ, ठीक है। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले किसी बैच में, अगली किसी जर्नी के साथ। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और आगे खूब मेहनत करिएगा। हमारी बहुत बहुत विशेष हैं आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, ठीक है। आप अपने पेपर में बहुत अच्छा करके आएँ, सेलेक्ट हों, अच्छी जॉब पाएँ, ठीक है, अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करें, ठीक है। ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। मिलते हैं हम लोग अगले किसी जर्नी में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। बहुत अच्छे से पेपर करिएगा। फाइनली फिर से आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक।